लव यू सर। हर घर से श्री नितिन शुक्ला। मनीष साहब बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं जो आपके जो ग्रुप्स में जुड़े हो ना, उनको वहाँ की आदत पड़ी हुई है। तो अगर हम बताएंगे भी कि आप इस तरह से चीज़ों को देखें तो नहीं, कई लोग नहीं देख पाते हैं। तो इट्स बेटर कि हम उनको ऐसे पर बार बार बताने की और परेशान करने की जगह जो अपने ग्रुप से उसमें शेयर कर दें, ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच जाए, राइट। और जब तक आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं तब तक मैं भी अपना अपना काम करता जाता हूँ, अपनी कुछ फाइलों को लगा लेता हूँ साइड से। सो दैट विल बी वेरी इजी फॉर अस, राइट। और क्या क्या हाल है आप सबके? हेमंत शाह नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम सभी को भाई, सभी को जय श्री राम। साउंड इज़ नॉट ओके। अच्छा जी, ठीक है। ये ओके। अभिषेक प्रताप सिंह जी धन्यवाद। मैनी दलित एक्टिविस्ट अब्यूज हिंदुइज्म, यू सी व्हाट टू डू। ठीक है, करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। आज ही आ जाएगा इसमें सब सामने ना। चलिए, जब तक आप लोग शेयर करें तब तक फटाफट जल्दी से कुछ चीज़ें दिखा दूँ आपको। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं ना, क्योंकि ये एक न्यू नॉर्मल को चलाना ही होता है, बिकॉज पता नहीं कब कहाँ हम क्या चीज़ चला दें, ठीक। और दूसरी और ज़रूरी बात वो ये रही आपके सामने। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आप चाहते हैं हम ऐसे ही और वीडियो बनाएं, तो 8770720196 ये वो नंबर है जिस पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को, क्योंकि आपकी कंट्रीब्यूशन और सपोर्ट से ही ये चैनल चलता है। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। पेट्रियन पर भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। और पेपाल पर यदि भारत के बाहर हैं तो पेपाल बहुत ईजी मेथड है, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर। ये सपोर्ट के मेथड है। आगे की बात, दो चैनल हैं, एक नितिन शुक्ला वेरीफाइड जिस पर इस समय आप लाइव देख रहे हैं, एक नितिन शुक्ला लाइव। दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा, उसमें ऑल को ऑन कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन फिर भी नहीं आएगा तो नोटिफिकेशन के लिए ये रहा आपके सामने टेलीग्राम चैनल t.me/n शुक्लाइन। ये वो लिंक है जिसे आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको खुल जाएगा हमारा चैनल। 16,000 16,500 लोग इसमें मिलेंगे। वो वाला ज्वाइन करना, 1800 2000 वाला मत कर लीजिएगा, 16,000 वाला एक ही चैनल है। इस पर मेरी फ़ोटो भी लगी है ना, ये फ़ोटो लगी है इस चैनल पर। @n शुक्लाइन ढूंढेंगे वो भी मिल जाएगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम, कू, शेयर चैट और ट्विटर पर @n शुक्लाइन लिखेंगे तो हमारा प्रोफाइल आ जाएगा। इसी प्रकार से फेसबुक पर @नितिन शुक्ला इन लिखेंगे तो पेज आ जाएगा। लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, और गैप पर नितिन शुक्ला लिखने से आपको हमारा ये मिल जाएगा। जय श्री राम। अच्छा जी, हर हर महादेव। ओहो, वॉइस ऑडियो ओके, चलो बहुत बढ़िया। ये चीज़ आप लोग बता दिया करो ताकि विषय आप तक सही तरीके से पहुँचे। प्रणाम सभी को, नमस्ते भैया, सभी को राम राम, सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव भी। तो बड़ी खबरें, बहुत सारी खबरें, और कभी कभी खबरें ज़्यादा हो जाती हैं। तब क्या करें? मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, दो चीज़ें समझ में नहीं। अभी यहाँ किसी ने कोई कमेंट किया, इस पर बोलो उस पर बोलो। मुद्दा क्लियर है, पहले से ही बता दिया। अब इसको देखना है नहीं देखना ये डिसाइड करना है। तो रोज़ का ये क्या चक्कर है, इस पर बोलो उस पर बोलो। वो चीज़ें हो चुकी सर जिसको आप लिख रहे हो। प्रॉब्लम ये आप लोगों ने देखा नहीं है ना, तो उसको आप देखिए, वो आपके लिए आवश्यकता है। एक और ज़रूरी बात बोल दो, आज किन्हीं सज्जन का फ़ोन आया था दोपहर के आसपास कि मैंने ऐसा करना वैसा करना। उस समय मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैंने उनसे बड़े ही बेरुखी स्टाइल में बोल दिया था, नहीं कुछ नहीं, सुबह बात कीजिएगा। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उन सज्जन से कि हर समय मूड एक जैसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी उस समय मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ इसलिए कि मुझे इस तरह से नहीं आपसे बोलना चाहिए था, क्षमा प्रार्थी हूँ। और भविष्य में इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कभी दोबारा ऐसा ना हो किसी के साथ भी। तो जो भी सज्जन है, मैं डेफिनेटली, मुझे मालूम है कि आपको बुरा लगा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई मुझसे भी ऐसे बात करता तो मुझे बुरा लगता, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भाई। और भविष्य में हम प्रयास करें कि 8 से 10 के बीच में कॉल करें। अब हम उसको 8 से 10 का जो टाइम है उसको 8 से हटा दिया गया,
उसे अब 9 से 10 कर दिया गया, सिर्फ 1 घंटे का टाइम हमने दिया। और आप सभी से निवेदन है उस 1 घंटे के टाइम में जो भी बात करें वो लिमिट में करें, बहुत कम समय में करें, 2 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करके अपने कॉल को डिस्कनेक्ट करने का प्रयास करें। ये मेरा निवेदन है, क्योंकि समय धीरे धीरे कम होता जाएगा, आगे और व्यस्तता बढ़ती जाएगी और हो सकता है समय कम हो। तो ये चीज़ें हैं, भविष्य में हम इसका ख्याल रखेंगे। इसके लिए भी कुछ ऐसा सिस्टम करेंगे कि ये बार बार इस तरह की चीज़ें ना हो, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी मुसीबत में उलझे होते हैं और कुछ का कुछ जवाब निकल जाता है ना। तो एक बार फिर मैं तीसरी बार बोल दूं कि क्षमा प्रार्थी हूँ, भविष्य में हम इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे ना। तो चलिए शुरू करें। बहुत सारी खबरों के बीच आज सबसे ज़रूरी बात, और डिसलाइक वाले भाई कमेंट कर दो, अच्छा जी। क्या बुरा लगता है उनको, ये पूछना चाहिए, बिल्कुल कायदे की बात है। सबसे बड़ी बात आज की जो खबर है, आज बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये वाली होगी, वो नहीं। सबसे बड़ी खबर एक बिल्कुल अलग खबर है, और वो है योग दिवस की। भारतीय योग दिवस जो है, भारतीय योग दिवस तो अब नहीं रहा, वो इंटरनेशनल योगा डे हो गया। अब योगा 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 अंग्रेज़ी में लिखते लिखते लोग योगा बोलने लगे, योगा कर लेते हैं। इंटरनेशनल योगा डे की शुभकामनाएं लोगों ने दे दी। तो भाई योगा डे की शुभकामनाएं मत दो, क्योंकि इयान वुलफोर्ड कह रहे हैं, कृपया योगा मत लिखिए और मत बोलिए, योग ही सही है। हम ऑस्ट्रेलियाई और अफ्रीकी लोग गलती से योगा बोलते हैं। योगा बोलना चाहें तो छोटा आ बोलें, ग आ नहीं। रोमन लिपि में लिखना चाहे तो चलिए, योगा ठीक है, पर उच्चारण योग ही रहेगा। मैंने एक अंग्रेज ने आके समझा दिया यार कि योगा नहीं योग है। इयान वुलफोर्ड कौन है? यूके बॉर्न, अमेरिकन ऑस्ट्रेलिया, हिंदी लेक्चरर। ओहो, फिर तो भाई बताएंगे ही बताएंगे। मैंने कमाल की बात यह है कि साहब यूके बॉर्न है, अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलिया में है, और हिंदी के टीचर हैं, हिंदी के लेक्चरर हैं। कुछ समझ में आया? और आप तो कहते हो हिंदी वालों को कुछ हो ही नहीं सकता, हिंदी वालों को तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो भाई गर्व करो, जिस भाषा में हम इस वीडियो को बना रहे हैं उसी भाषा को वहाँ पढ़ा रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, शायद आपको तसल्ली हो जाए। गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा आपकी हिंदी भाषा पर? आप तो अंग्रेजी बोलने वाले हो। हाउ यू मैन, हाउ डू यू डू? आई एम फाइन मैन, डैड। क्या हुआ भैया? दुनिया हिंदी पर आ रही है। खैर बहरहाल, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इस योग दिवस पर कहीं तो भी खुदाई में ये मिला। बालताल राजस्थान 700 BCE का ये एक स्केलेटन यानी हड्डियों का ढांचा मिला, और जो ढांचा मिला वो योग की मुद्रा में है। योग की मुद्रा में ये ढांचा। तो ज़रा आप समझिए कि 700 BC पहले भी बाकायदा योग ऐसे ही होता था, और हर सामान्य व्यक्ति उसको अपने दिनचर्या का भाग बनाता था। तो हम और आप करते हैं कि नहीं करते? मैं नहीं करता हूँ, मुझे भी करना चाहिए, मैं प्रयास करूँगा मैं भी करूँ। देखो बेईमानी करने से मतलब नहीं, मैं करता हूँ, झूठ बोलने से फ़ायदा नहीं ना। सच बोलेंगे हम लोग, है ना, हम लोग सच का चैनल ना, इसलिए सच बोलेंगे। गुरुजी चरण स्पर्श आपको दिल्ली के आपको देखकर आँख और सुनकर कान पवित्र हो जाते हैं। लॉन्ग लिव मनीष शहीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष शहीर जी, आपका ये प्यार सर माते, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम सर जी, आशीर्वाद आपका बना रहे। फॉर नाउ इट्स माई कंट्रीब्यूशन, बट आफ्टर अगस्त आई वुड बी रेगुलर एज आई विल गेट माई फर्स्ट सैलरी एज पोस्ट डॉक फेलो इन ऑक्सफोर्ड। अरे वाह, क्या बात है भाई, बड़ी आपने खुशखबरी दी। तो भाई मिठाई मेरी तरफ से वहाँ खा लीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब तरक्की करते हो, बहुत बढ़िया लगता है। और क्यों अच्छा लगता है? लोग बोलेंगे बाहर जा रहे हैं, आप तो बाहर जाने को मना करते हो। बिल्कुल मैं मना करता हूँ, लेकिन बाहर जाकर अपना परचम लहराना उतना ही आवश्यक है। मैं बाहर जाना उन लोगों को मना करता हूँ जो बाहर तो चले जाते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। उनके हाथ में एक ग्लास आ जाता है शाम को,
फिर बाद में बोलते हैं हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं। आपने कभी संस्कार दिए ही नहीं तो सुनेंगे कहाँ से? संस्कार देंगे तो वो सुनेंगे, जब नहीं देंगे तो कैसे सुनेंगे? तो भाई थोड़ा सा सोच लीजिए, समझ लीजिए हमको किस तरह से। मैं किसी भी चीज़ के विरोध में नहीं रहता, खाने पीने पे तो विशेष तौर पर नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलता भी नहीं हूँ, जिसको जो खाना पीना खाए पिए, लेकिन हमारी जो संस्कृति है हम उसको ज़रूर बचा कर रखें, वो बहुत आवश्यक है। तो हम वो भूल जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम। लेकिन जब आप जैसे लोग यहाँ जुड़े देखता हूँ तो आनंद आ जाता है। तो आप लोग तो कहीं भी जाएंगे, जहाँ जाएंगे मुझे पता है झंडे ही गाड़ेंगे। ट्राइंग टू डू योगा बट स्टिल ओनली ट्राइंग। हाँ राजेश शर्मा जी, मेरे साथ भी यही समस्या है। तो भाई ट्राई नहीं करना, हमको इस बार करना है, ठीक है ना। चलिए योग दिवस से आगे बढ़े। आज भारत ने परचम लहरा दिया, जो हमने कहा ना आप बाहर जाके परचम लहराइए, तो भारत में रहकर भारत ने परचम जो लहराया है उसकी भी बात कर लें। आइए ज़रा बात करें। लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव, ओ माय गॉड, अरे बाबा रे बाबा रे बाबा, जली क्या, जली क्या? अरे पानी डालो, पानी डालो बाबा, पानी डालो, जल जाएगी। हाँ 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 हाँ, क्या बात। एक बार फिर से, एक बार फिर से। ओ हो, फिर जली। पानी डालो, पानी डालो भाई, पानी डालो। तो भाई फ़ोटो देखते ही जल जाती है कुछ लोगों की। देखना भाई वो डिसलाइक बढ़े कि नहीं बढ़े, चेक कर लो ज़रा जल्दी से ना। आदत डाल लो आप लोग भी, हम आपको आदत ही डाल रहे हैं। तो भाई आदत डाल लो ना। बर्नौल तो है ही नहीं ना भाई साहब, पांडे साहब है किधर, गायब है बर्नौल। पिछले 7 साल से स्टॉक ही खाली है। तो 6 हो गए, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा यार इतना तो बनता है यार, ऐसे कैसे? चलिए, पर डिसलाइक करते हो आप, डिसलाइक करो, कोई बात नहीं। लेकिन जो चीज़ भारत में हो रही है, जिसमें भारत का नाम अच्छा हो रहा है, उसको लाइक किया करो, डिसलाइक मत किया करो। क्योंकि आप इस व्यक्ति को डिसलाइक करने के चक्कर में भारत को डिसलाइक कर जाते हो, वो गलत है। और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये रहा आपके सामने, ये आज का वैक्सीनेशन ड्राइव है। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 13 बजे, यानी 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कम हो गया, 4 बजे और कम हो गया, और 5 बजे जब ऑफिस से लौटे तो जूम, और फिर ये आ गया आपका। कितने हो गए टोटल वैक्सीनेशन डोजेस? और आज कितने हुए? 82,70,212। 82,70,212, महज 18 लाख कम। 1 करोड़ में महज 18 लाख कम। मैसिव 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 इट इज। 82 लाख लोग एक दिन में, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हो पाएगा। एक है कुर्सी पर टेढ़े होकर बैठने वाले, वो सज्जन कहते हैं हमको तो 2 करोड़ चाहिए, 4 करोड़ चाहिए, वो एक ही दिन में डाल देंगे वैक्सीन। संबित मार्था जी कहते हैं सर मोदी तो कुछ नहीं आता कहने वाले, आज सब गायब है। संबित मार्था जी गायब तो होंगे ही होंगे। गर्व कीजिए, फख्र कीजिए। मोदी से नफरत हो सकती है आपकी, लेकिन देश, ये 80-82 लाख वैक्सीन मोदी जी ने जाके नहीं लगाई, उनके क्लोन नहीं थे। ये हमने और आपने करके दिखाया, ये भारत ने करके दिखाया। आप इतना मोदी विरोध करते हैं कि आप लोग भारत को ही विरोध कर जाते हैं। भारत को विरोध मत कीजिए, भारत तो आपका है, भारत आपका देश है। ये गर्व की बात है, ये आपके लिए गर्व की बात है। आज आप सीना ठोक कर बोल सकते हो 80 लाख वैक्सीन एक दिन के अंदर लगाने वाला भारत, कोई आसपास नहीं टिकता है। सुनील जी कहते हैं माफ़ करें परिस्थिति बस 6 महीने से फ्री में देख रहा हूँ, अब लज्जा आ रही है, छोटा सा योगदान स्वीकार करें। भाई सुनील जी एक बात बताइए, किस बात की लज्जा आ रही है? मुझे ज़रा पहले आप लोग ये समझाओ आज यार, मेरे को समझ में नहीं आता। रुकिए, एक ट्वीट और खोलता हूँ मैं। मुझे आज मैंने उस ट्वीट को किया, मुझे अभी तक एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब मैंने ऑलरेडी बोल रखा है। अब ये देखिए, आज एक बच्चे का ये आया, इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन आया, ठीक है। अ स्टूडेंट फ्रॉम पंजाब पेइंग स्मॉल फीस, हमने इसलिए ये पूरा वो कर दिया क्योंकि पंजाब से बच्चे को परेशानी नहीं आनी चाहिए। अ लिटिल फ्रॉम माई पॉकेट मनी सर, कीप टेलिंग अस द रियल न्यूज़, चरण स्पर्श। अब ये छोटा बच्चा, ये प्यारा सा पढ़ने वाला बच्चा, बताओ कितना क्यूट है, कितना मुझे बड़ा मतलब बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ जो ये चीज़ें देखता हूँ। पॉकेट मनी में से दे रहे हो, अरे भाई, अरे मेरे भैया, मैंने तो ऑलरेडी पहले ही बता रखा, इसको ट्वीट भी किया था मैंने। मेरे प्यारे बच्चे, स्टूडेंट्स के लिए फ्री है,
स्टूडेंट्स के लिए फ्री है लाइव, जिनकी नौकरी कोविड में चली गई, जो बेरोजगार हैं, उन जिन्होंने सिर्फ अपने गुजारे के लायक पेंशन मिलती है, उनके लिए भी फ्री है। आप सबके इस प्यार और सम्मान का सदा ऋणी रहूँगा। दिल छू जाते हैं आपके मैसेज। तो भाई क्या नाम था आपका, सुनील जी, कभी ऐसा मत सोचिए। परिस्थिति अच्छी और बुरी होती रहती, जीवन में चक्र चलता रहता। बुरे परिस्थिति में अगर हम आपके साथ नहीं खड़े तो फिर लानत है हमारे ऊपर, फिर लानत है। हम फिर ये राष्ट्रवाद की बात करना बेकार है, ये हिंदुत्व की बात करना बेकार है। हमें तो यही सिखाया गया कि अगर एक रोटी भी होगी तो हम आधी आधी बांट कर खाएंगे। आज अगर आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, बिल्कुल मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। जब आ जाएगा तब दे दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेच मत कीजिए अपने आप, बिल्कुल परेशान मत होइए। घर की बात है, कोई बाहर की बात थोड़ी है। मैं सब हिसाब लिख रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं ले लूँगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। लज्जा आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन शब्दों का उपयोग करना गलत है, क्योंकि हम परिवार का हिस्सा है, हम लोग एक परिवार हैं। इसमें कैसी लज्जा? आज आपकी पॉकेट में नहीं, कोई बात नहीं, कल मेरी में नहीं होगा, मैं आपसे ले लूँगा, उसमें कौन सी बड़ी भारी बात है। सब एक दूसरे के साथ है ना। इसी तरह से काम होगा, इसी तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करना है। और हमारे पास भी जो आता पता नहीं कितनों की पॉकेट में चला जाता है, कितनों की मदद हो जाती है। कोई हिसाब नहीं रखते, कभी नहीं रखते। ये मेरा थोड़ी है, ये समाज का है, समाज में ही लगेगा, है ना। तो इसमें बिल्कुल भी कोई भी व्यक्ति इस बात को टेंशन कतई न ले। आज मैं विशेष रूप से इस बात को बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है कोई बच्चा पॉकेट मनी में से पैसे भेजता है, बड़ा बहुत दिल खुश हो जाता है, बहुत इमोशंस उसमें जुड़े होते हैं। और सच बात बताऊं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई बच्चा अपनी पॉकेट मनी में से पैसा भेजे। मुझे मालूम है, मैं भी स्टूडेंट था, मैं भी आप ही की तरह था, मुझे मालूम बहुत कम पैसे होते हैं हमारे पास में। बस मैं सिर्फ एक वादा चाहता हूँ आपसे, आपको जो पॉकेट मनी मिलती है, बच्चे उससे कुछ गलत नहीं करना। पुड़िया बिल्कुल नहीं, सिगरेट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बस यही मेरे लिए आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। यही इस देश के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आप कोई गलत काम उस पैसे से नहीं कर रहे हैं। और यदि पैसा बच जाए, रुपया भी बचे आपके पास, 1 रुपया भी, 1 रुपया तो बचा सकते हो, 1 रुपया भी बचाकर मंदिर में चढ़ाने की अवश्य कोशिश कीजिए। इसको आदत बनाइए, ये बहुत आवश्यक है। और यदि वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, मंदिर में दर्शन करने ज़रूर जाइए, है ना। इसका प्रयास ज़रूर कीजिए। हमने ये करना है। ये सारे बच्चों को मैं कहता हूँ, आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है। जो कंट्रीब्यूशन आपके माता पिता भी नहीं कर पाएंगे ना, लाखों करोड़ों रुपए देके भी, उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि आप इस पॉकेट मनी का गलत इस्तेमाल ना करें। मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है, यही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, यही आप सबका प्यार और सम्मान है मेरे लिए। चलिए, सोमेश्वरानंद सरस्वती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। भाऊ साहब भाई कहते हैं, आज मैंने मेरे परिवार से वैक्सीन लगवाई, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। आई विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट नाउ, आई गॉट एम्प्लॉयड इन टेक महिंद्रा एंड विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यूनाइटेड नेशंस एट IT कंसल्टेंट। क्या बात है तुषार शर्मा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामना भैया। मिठाई मेरी तरफ से खाइएगा वहाँ पर, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स देखकर मज़ा आ जाता है। तुषार जी, एक और तुषार जी कहते हैं, 1 Israel वैक्सीनेटेड इन 1 day सर, प्राउड ऑफ अवर फ्रंटलाइन वर्कर्स। यस, मनस जेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है ना। तो कभी इस चीज़ की टेंशन मत लिया करो यार, कंट्रीब्यूशन। देवू पटेल जी, जय श्री राम, है ना। और कोई भी व्यक्ति अपने आप को स्ट्रेच ना करे, बिल्कुल भी। आपकी परिस्थिति ख़राब है, आपका घर मेरा घर है, मेरा घर आपका घर है, कोई फ़र्क नहीं। हम सब एक है, हम सब एक परिवार है। हो सकता है हम थोड़ा दूर रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम परिवार नहीं। आप अगर भूखे सोगे तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, उसके बाद अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुझे बहुत बेहतर लगेगा कि आप कहेंगे साहब मेरे पास हिसाब लिखा हुआ है, आप टेंशन मत लो। आपके दिन बदलेंगे, ये मुझे यकीन है, इस बात का ये मुझे यकीन है, क्योंकि मेरी प्रार्थनाओं में आप सब हैं। और भगवान श्री राम से जब प्रार्थना करेंगे तो वो खाली हाथ किसी प्रार्थना को जाने नहीं देते। इसलिए बेफिक्र रहिए, आपके दिन भी आएंगे, बहुत अच्छे दिन आएंगे। हम सबको पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है। और जब आ जाएंगे, जब होगा स्पेयर में, तब कोई बात नहीं, आ जाएगा। ये चैनल भी भगवान श्री राम की मर्ज़ी से चलेगा, मेरे से थोड़ी चल जाएगा। अभी तबीयत खराब हो जाएगी तो चला लूँगा क्या? सब कुछ ऊपर वाले की मर्ज़ी से चलेगा, सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से चलेगा। हम सिर्फ एक छोटे छोटे प्यादे हैं यार, हमको इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। मैं यहाँ आ गया, बैठ गया, सोचूं बहुत बड़ा शो चला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये मन में से निकाल दीजिए, आप दिमाग से निकाल दीजिए। भगवान श्री राम के लिए जब कंट्रीब्यूशन किया था तो क्या मैंने किया था? उन्होंने करवाया था, मैं तो सिर्फ एक जरिया था। दिया था तो क्या आपने दिया था? उन्होंने आपसे लिया, ग्रहण किया, ये बहुत बड़ी बात है।
इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। कभी भी इतना ऐसा नहीं किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, मैंने इतना दिया, सौभाग्य है मुझे मौका मिला देने का। अभी किसी सज्जन ने, एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ, दिस इज कॉल्ड भारत भाग्य विधाता। डेफिनेटली सर, किसी सज्जन ने बोला कि मैं एक जिद करने वाला हूँ आपसे, आपको चलना पड़ेगा किसी जगह तो भी। तो मैंने कहा, और उन्होंने मंदिर का बोला, तो मैंने कहा ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपका फ़ोन आया और मैं इसको ना कैसे कर सकता हूँ। तो इसलिए ये इन चीज़ों में देखिए, रुपया पैसा ये सब कुछ नहीं है यार, कागज़ की हम लोगों की छापी हुई चीज़ है, इनमें मत पड़िए। वॉट मैटर्स इज इंटेंशन। हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा इंटेंशन है, दैट्स इट, है ना। तो वो इंटेंशन हमारा सॉलिड होना चाहिए। अबे लाइक तो करते जा भाई, 3500-2900 क्या कर रहे हो भैया, है ना। इसमें तो मैं सख्त हूँ, लाइक तो कर दो यार, इसमें थोड़ी पैसा लगने वाला है, ठीक है। तो खैर ये सब चलता रहेगा, है ना, कभी टेंशन मत लीजिएगा। चलिए मुद्दे की बात पर आऊँ। वैक्सीनेशन ड्राइव, वैक्सीनेशन, किसी ने बताया अभी कुछ 85 लाख हो गया। मैं ज़रा उसको एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ओप्स, आज का तो चला ही गया। अच्छा मैंने रिफ़्रेश करना बैठा, कोई बात नहीं। सो द पॉइंट इज़ कि 80 लाख को पार कर गया। मनीष बालानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। 80 लाख को एक दिन में 80 लाख डोज। ओह, कितना समझते हैं 80 लाख। ये जो आप नेताओं की बड़ी बड़ी रैली देखते हैं ना, जिसमें बोला जाता है 5 लाख, सर उसमें बमुश्किल 1 लाख आदमी होता है। 5 लाख जिस दिन आ जाएगा ना, संभालना मुश्किल हो जाएगा। इतनी धूल उड़ेगी पैरों से कि आपकी नाक में चली जाएगी। 80 लाख जरा समझिए, इतने सारे देश हैं जिनकी आबादी ही 80 लाख नहीं है। रत्नू कुंडू जी धन्यवाद भैया, जय श्री राम। तो 80 लाख का टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से रिकॉर्ड 80 लाख कोविड वैक्सीन डोजेस एडमिनिस्टर्ड ऑन डे 1 ऑफ रिवाइज्ड गाइडलाइंस। 80 लाख एक दिन में, सिंगल डे में 80 लाख। ओके, तो बाकी देशों का क्या हाल है, आइए बाकी देशों का भी देख लेते हैं। यूएस में कितना गया सिंगल डे। यूएस हिट्स 4 मिलियन COVID-19 वैक्सीन डोजेज इन अ डे फॉर अ न्यू रिकॉर्ड। 4 मिलियन में रिकॉर्ड बन गया। 8 मिलियन हो साहब, अमेरिका से 2 गुने आगे हो, डबल पे हो। ये 4 मिलियन में खुश होने लगे, नाचने लगे, 4 मिलियन। भाई साहब 8 मिलियन पे शांति से खड़ा एक आदमी, सफ़ेद दाढ़ी वाला। 8 मिलियन, 80 लाख, 40 लाख से दुगना। अमेरिका दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था, महाशक्ति, अपने आप को सबसे बड़ा देश बताने वाला, जिसके यहाँ मेडिकल के मामले में नंबर 1 अमेरिका, 40 लाख बस। भारत 80 लाख, मॉडेस्ट 80 लाख। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए, फ्रांस, राफेल जहाँ से हमारे पास आ रहा है, भारत को तो कुछ आता ही नहीं करना। फ्रांस के भी देख लें, आइए फ्रांस का हाल देख लें। फ्रांस सेट सिंगल डे वैक्सीनेशन रिकॉर्ड एट 5,10,000। ओके, अच्छा 5,10,000 फ्रांस। भारत कितना है? 80 लाख। ये कितना है? 5 लाख। ओके, तो ये दाढ़ी वाला बाबा जो है फ्रांस से भी आगे ले गया, यूएस से भी आगे ले गया, दोनों जगह से आगे ले गया। चलिए भाई और आगे देखें, और कौन से देश हैं। नानी का घर कैसे भूल जाएंगे, नानी को भी तो याद रखना है। नानी का घर तो देख ले कैसा है। अब पगला बच्चा गुस्सा हो जाएगा भैया। इटली सेट्स न्यू डेली रिकॉर्ड फॉर कोविड वैक्सीनेशन। कितना? मात्र 6 लाख, सिर्फ 6 लाख। भारत 80 लाख। समझ में आया 80 लाख की वैल्यू। रुकना नहीं है, थमना नहीं है। अपने अड़ोस पड़ोसी जो बैठे हुए ना, वैक्सीन लूँ कि नहीं लूँ, उसको बोलना है जाकर वैक्सीन ले लो, जल्दी ले लो, फटाफट ले लो, फुर्ती में ले लो। चलिए साहब, अब ज़रा आंकड़े दिखा दूँ। वो उनका जो आवर वर्ल्ड इन डेटा, इंडिया 224.54 मिलियन। ये कल तक का है, आज का नहीं है। अच्छा लग रहा है भारत को अमेरिका के ऊपर देखकर? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बताओ।
विश्व का नंबर 1 देश देखकर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सब किसने करके दिया? यूनाइटेड स्टेट्स से ऊपर किसने पहुंचाया? आपने पहुंचाया, या आपका देश है। मज़ा आ रहा है ना? रजनीश सिंह कहते सर आज मेरा पहला और छोटा सा योगदान, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। प्रसाद जी कहते जस्ट कम बैक फ्रॉम कोस्टा रिका, इंडिया इज डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन थ्रू कोविन प्लेटफॉर्म। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो भाई भारत का ये जलवा देखकर मज़ा आया कि नहीं आया, या अभी भी किसी को कोई कुछ कहना है? देखिए साहब, आप कुछ भी कर लीजिए, कितने भी झूठ चला लीजिए, भारत में तो वैक्सीन नहीं थी। फिर भारत ने इतनी सारी वैक्सीन लगा कैसे ली? भारत का तो आता पता नहीं था। आइए, आहा, नंबर ऑफ पीपल वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19 जून 2021, इंडिया नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 2, और ये गया बूम, ये डिफरेंस। तो अभी तो बहुत आगे जाना है साहब, अभी तो शुरुआत है। नंबर 1 पर ये रहोगे आप, चिंता मत करो, आप कहीं नहीं जाने वाले हो। 80 लाख एक दिन में, कमाल हो गया। शशांक जी कहते हैं सर सुट्टा बिल्कुल नहीं, गुरुजी कृपा आप सत्ते के खिलाफ 1 सेकेंड वो पैसे वाले अपने नौकर के लगाइएगा सुट्टे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। तो तेज कहते हैं मोदी जी के वैक्सीनेशन से चंडीगढ़ एंड मोहाली भी अवेलेबिलिटी बढ़ गई, मोदी इज़ मैन ऑफ वर्ड्स। अब इतना सारा हो गया, तमाम सारी जगह हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, तो ये वैक्सीनेशन किसने कराया? ये वैक्सीनेशन, अब इनका क्यों नाम ले रहे हैं हम? क्योंकि आज ही वो दिन है जब राज्य सरकारों से व्यवस्था छीन कर वापस केंद्र सरकार ने ले ली। पहला दिन था आज, पहला दिन था जब राज्य सरकारों से वैक्सीनेशन की व्यवस्था वापस ले ली गई। वो 21 तारीख आज ही का दिन है जिस तारीख से केंद्र ने मोर्चा फिर से संभाल लिया, और पहले ही दिन ये मारा सिक्सर और बॉल गई स्टेडियम के बाहर। ये दैट्स अ मैसिव ह्यूज 80 lakhs on day 1. कैन यू बिलीव इट? 80 लाख एक दिन में, यानी पहले भी हो सकता था। आज जो हुआ एक दिन में तो संभव नहीं है, तो एक दिन में ही इतना परिवर्तन कैसे आ गया? इसलिए मैं कहता हूं इन लोगों को कुछ देना नहीं चाहिए, इसलिए कहता हूं आपको समझ में आना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग इतनी राजनीति कर रहे हैं इसका कोई लिमिट नहीं है। आइए इनसे मिलिए। पदौड़ी सरकार, दिल्ली हैज रिसीव्ड ओनली 57 लाख वैक्सीन डोजेस, 2.94 करोड़ नीडेड। अरे भाई लगा तो ले पहले, ना मने किधर रखेगा ना, समझा तो सही, मैं भी तो समझूं। हाँ कब की खबर है? खबर देख ले। आइए 21 जून 2021, ठीक है। आइए साहब, कितनी बोल रहे हैं? 57 लैक्स, बहुत बढ़िया। आइए 21 तारीख का, चलिए इनके हिसाब से 13 तारीख को दिल्ली हैज नाउ एडमिट, आज 21 को 57 मिलियन को, और 13 जून को आतिशी के अनुसार, इन्हीं की पार्टी के अनुसार, दिल्ली हैज नाउ एडमिनिस्टर्ड मोर देन 60 लाख डोजेज ऑफ वैक्सीन। 13 तारीख को 60 लाख लगा दी। अच्छा जी, 21 तारीख को 57 लाख मिली, तो बाकी क्या पाद के लाए थे भाई? कहाँ से लाए थे? बाकी कहाँ से लाए थे? 3 लाख का डिफरेंस तो अभी हो गया, अभी तो 7 दिन बीच के कवर ही नहीं किए। बाकी कहाँ से आई थी? पेड़ लगाया था या पाद के लिए आए थे? बड़े गजब की पदौड़ी वाली सरकार है यार, ये हाल है इनका। ज्योत्सना नहीं कहते आई एम अ वाइफ ऑफ नेवल ऑफिसर एंड आई फिनिश्ड माई 2 जैब्स लास्ट मंथ, द वैक्सीनेशन ड्राइव हियर इन वाइजैग इज सो एग्रेसिव। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नमन जी कहते कोवैक्सीन के बाद कोविशील्ड लगवा लें क्या? नमन जी लगवा सकते हैं, मैं तो खुद ही इस मूड में था कि मैं भी स्विच कर दूं, पर ज़्यादा बेहतर होगा वो करें, अपन खुद से ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उनसे पूछ लीजिए, अगर वो लगाते तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए साहब, तो फिर क्या,
वैक्सीन अभी भी नहीं मिल रही है, अभी भी रो रहे हैं, लगा नहीं पा रहे हैं। सबसे पीछे रहे आज ये, सबसे पीछे दिल्ली जो हैं वो भी कंज्यूम नहीं कर पा रहे। इतना बुरा हाल है दिल्ली का। आइए देखें जरा। द सेंटर हैज इन्फॉर्म्ड दैट फ्रॉम जुलाई 1 दिल्ली विल गेट 15,19,000 doses for the month. At this rate, it will take 13 months or more to vaccinate the entire eligible population. But by that time, many waves of COVID could hit Delhi. आप एमएलए आतिश जी, भाई क्या बात है, क्या बात है, समझ में ही नहीं आता। इनका हिसाब ही अलग चल रहा है। ये अभी भी रो रहे हैं, ये अभी भी रो रहे हैं कि दिल्ली को वैक्सीन नहीं मिल रही। पूरे देश में वैक्सीन लग रही है, 80-80 लाख वैक्सीन लग रही। लगाओ ना यार, क्यों नहीं मिलेगी? ये ड्रामेबाजी कब तक चलती रहेगी? इतना लगेगा, उतना लगेगा, ये हो जाएगा। अरे पहले लगा तो लो, जो वैक्सीन है उसको तो खत्म कर लो। तुम काहे टेंशन पा ले हो? इतनी सी जनसंख्या लेके बैठो, इतनी सी। कमाल है, गजब की पदौड़ी सरकार है। ये ड्रामेबाजी कब तक चलेगी भाई? कुछ काम भी कर लो, या नौटंकी करोगे? सोच लो, नौटंकी करनी, नौटंकी करते रहो। खैर, ये नौटंकी करते रहेंगे। आप ये समझ लीजिए, आपको वैक्सीन लगवानी है, इसको आप समझ लीजिए। अगर वहाँ से सरकारी से नहीं मिलती है, ठीक है, तो प्राइवेट आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आपको सरकारी में जाना है, क्योंकि वो सरकारी में जाएंगे। टैक्स तो आप भरोगे, पर सरकारी में वो जाएंगे। और आपके लिए केजरीवाल ने क्या करेंगे, जो आपके जो सेंटर्स हैं ना, वहाँ से हटा देंगे। यहाँ तो लग ही नहीं रही सरकारी में, इसलिए यहाँ से हटा दो और उन वाले इलाकों में दे दो। फिर वो लगवा लेंगे, आपको पैसे दे के लगवानी है। फिर केजरीवाल जी कहेंगे मोदी जी तो देते ही नहीं है वैक्सीन। फिर आप परेशान होंगे। तो क्योंकि टैक्स आप भरते हो, इसलिए पहला हक आपका है, इसलिए पहले आपको लगवानी है। वहाँ जाकर अपने इलाकों में जो आपकी जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जो डिस्पेंसरीज हैं, उन पर कॉलर पकड़ के बोलना, कह रहा कि वैक्सीन चाहिए यहाँ, याद रखना। क्योंकि बिना कॉलर पकड़े बात नहीं बनने वाली दिल्ली में, मैं समझ गया। वहाँ तो जो जूता चलाता है उसी का जूता चलता है भाई। तो वहाँ पर कॉलर पकड़ कर बोलिएगा वैक्सीन चाहिए यहाँ पर। ये नहीं होगा कि वो जामिया चली जाएगी वैक्सीन, ये नहीं होने देंगे। आपके कोटे की वैक्सीन आप लगाइए, और आप ही क्या लगनी चाहिए, आप ही को लगनी चाहिए, फ्री में लगनी चाहिए। फिर वो पैसा अपन पीएम केयर्स में दे देंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है ना। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। चलिए, आपको लगवानी क्यों ज़रूरी है, क्यों आपको लगवानी ज़रूरी है? फ़र्ज़ कीजिए कि आपके बच्चे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को देख लीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिए, और आपको समझ में आ जाएगा आपको वैक्सीन लगवाना क्यों बहुत आवश्यक है। Papa, you are God, that everything are for you. Papa, I love you, and you are not here, but you're Soliman here, and we have made a Father's Day card for you. And yes, Papa, I make a Father of you card. Thank you, Papa. I love you, Papa. Thank you, Papa. I love you, Papa. We all love you. Much love you. पिता कोविड में नहीं रहे दोनों बच्चियों के। अब बच्चियां पापा के लिए कार्ड बनाकर पापा के लिए मैसेज भेज रही हैं। उन्हें पता है पापा ये मैसेज शायद कहीं किसी जगह देख लेंगे, शायद इनके पापा तो नहीं देख पाए, लेकिन अभी आप जिंदा हैं, आपके पास मौका है। मेरे शब्द बहुत कड़वे हैं, पर कड़वा ही बोलता हूँ। आप अभी जिंदा हैं, आपके पास मौका है। ये नज़ारा आपके घर में ना हो, इसलिए वैक्सीन लगवा लीजिएगा। मैं नहीं चाहता कल आपकी बच्चों का भी वीडियो मैं इसी प्रकार से दिखाऊं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। इतने इमोशनल वीडियो के बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आता, सोचिए इन बच्चों की क्या गलती है। इन्होंने अपने पिता को खो दिया। क्यों? क्योंकि पिता स्मार्ट बने। हाँ, कुछ नहीं होगा, अरे मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरी हेल्थ देखिए, अरे मैं योगा करता हूँ, फलान करता हूँ, ढिकान करता हूँ, ये करता हूँ। बच्चों के साथ अन्याय मत करो, अपनी हेकड़ी में बच्चों का नुकसान मत करो, उनसे उनका बाप मत छीनो, उनसे उनकी माँ मत छीनो। इसलिए मेरा निवेदन है, आप सबसे निवेदन है, मेहरबानी करके वैक्सीनेशन ज़रूर लगवा लीजिए। इस वीडियो को कल हम टेलीग्राम पे ज़रूर देंगे, या हो सकता है अभी लाइव ख़त्म होने के बाद दें, ताकि आप अपने मित्रों को भी इस वीडियो को भेज सकें और उन्हें बता सकें
कि आपकी ज़रा सी मूर्खता, और जो बोले ना कि कुछ नहीं होता कोरोना, उसको तो मेरी तरफ से खींच के गाल पर एक रैपट मारिएगा और 2 जूते और लगाइएगा। ये ऐसा ही कहने वालों की वजह से आज ये बच्चियां आपको सामने दिख रही हैं। ना ऐसा कहने वाले लोग होते ना ये स्थिति होती। कोरोना नहीं है, कुछ नहीं है, मास्क मत लगाओ, कुछ नहीं होगा। कितने लोग खा गए ये गद्दार देश के गद्दार, कितने लोग खा गए, कितनी मौतों के जिम्मेदार हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। तेजभक्त केजू बोला 3 मंथ्स में दिल्ली को वैक्सीन कर देंगे, जिस स्पीड से मोदी जी लगवा रहे हैं ऐसा 1 मंथ से कम टाइम में दिल्ली को वैक्सीनेट कर देंगे। अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया। भारत के को सीट से कैसे उतारा जा सकता है, कोई तरीका नहीं है सर। संबित मार्था जी कहते हैं मोदी जी ये ठीक बात नहीं, विरोधियों को कभी तो मज़े लेने का मौका दीजिए, जैसे भी उनका कोई मौका मिलता है मोदी जी दो भी पछाड़ देते हैं। ये कंट्रीब्यूशन हमारे परिवार के कुछ उन सदस्यों के लिए जो फिलहाल इस हालत में नहीं है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया संबित मार्था जी। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि वैक्सीन लगवा लीजिए, ठीक है, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। फिर भी यदि किसी को नेतागिरी चढ़ रही है, किसी को लगता है नहीं ये मोदी की वैक्सीन है, तो भाई तुम मत लगवाओ, पर अपने बच्चों की तो सोच लो, वो तो सोच लो कम से कम। अभी भी नहीं समझ में आता तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। समीर वर्मा जी कहते हैं सर कोवैक्सीन क्यों नहीं मिल रही? आप ले आओ सर कहीं से, आपको मिल रही है ले आओ, जो प्रोडक्शन होगा वही तो मिलेगी। हमारे तो कोवैक्सीन मिल रही है, आप क्या नहीं मिल रही है? जब मैंने लगवाई तो मुझे भी कोविशील्ड लगी। इन चक्करों में मत पड़ो यार, जो मिल रहा वो ले लो। पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं मिल रहा, पूरी दुनिया में वैक्सीन नहीं मिल रही, लाइनें लगी हुई हैं। आपको मिल रही है तो आपको बातें आ रही है, ये क्यों वो क्यों नहीं। चक्कर मत पड़ो, ज्ञान मत दो भाई साहब। जो मिल रहा है चुपचाप लगवा के आ जाओ, जो मिल रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां कुछ भी नहीं मिल रहा है और वहां लोग लाइन लगा कर परेशान है। हमारे यहाँ मिल रहा है तो हमको बातें आ रही है। हमको कोवैक्सीन चाहिए, किसी को स्पुतनिक चाहिए, किसी को फलानी चाहिए, किसी को मॉडर्ना चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। अभी नहीं मिल रही होती ना, धक्के खा रहे होते तो सब लगवा लेते जाके, जैसे मैंने 1 तारीख को लगवा लिया था खटाक से, समझदारी के साथ। भाई साहब थोड़ा सोचिए समझिए, है ना, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन में भारत नंबर 1 बना, 80 लाख डोज लगा दी पहले ही दिन जब मोदी जी ने कमान हाथ में संभाली। कमान हाथ में संभालते ही 80 लाख, पहले ही दिन 80 लाख। कल इसको गिरने नहीं देना है, कल इसको 1 करोड़ पे लेके जाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई। तो अब वैक्सीन में नंबर 1 हो गया भारत, पूरे विश्व में डंका बज रहा है भारत का। वैक्सीन में नंबर 1 है, मतलब नंबर 1 है। अब क्या करें? लोग 85 लाख लिख रहे हैं, हो सकता है शाम आते आते 85 लाख हो गया। हमने 82 लाख हमें जो पोर्टल पे दिखा हमने वो बताया। तो क्या होगा फिर? अब वो तो बैठे हुए हैं डिसलाइक वाले भैया लोग, कहते हैं वैक्सीन से क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, आदमी तो वैसे भी मर रहा है, वैसे ही मर रहा है, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, आदमी तो वैसे भी मर रहा है, वैसे भी मर रहा है, पैसा दिखा दो भैया। ये रहा पैसा आपके सामने। इंडिया रिसीव्स $64 billion FDI in 2020, 5th largest recipient of inflows, यूनाइटेड नेशंस। हम नहीं कह रहे, यूनाइटेड नेशन कह रहा है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, ठीक है, हम नहीं कह रहे। ये $64 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आया। ये भारत में विश्वास है लोगों का, आपको आपके प्रधानमंत्री विश्वास ही नहीं हो रहा। पूरी दुनिया विश्वास कर रही है, पूरी दुनिया कहती है भाई भागते घोड़े पे लगाओ दांव, चढ़ते सूरज को सलाम करो, भारत का है विश्व का अगला पूरा आने वाला समय, तो भारत को सलाम करो। पूरा विश्व आ रहा, भारत के पास पैसे लगा रहे, $64 बिलियन लगाने पूरे विश्व के अंदर। 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पर जिसने इन्फ्लोज लिया, एफडीआई इन्फ्लोज जिसके पास है, 5वां ऐसा देश, 5वां सबसे बड़ा वो देश जिसके पास एफडीआई इन्फ्लोज है। लेकिन लोगों को तो अभी भी लग रहा है अरे भाई साहब कहाँ हो रहा है, बताओ कहाँ है पैसा, ये पैसा ही पैसा भैया,
नौकरी नहीं है। तो ये पैसा क्या नौकरी नहीं है तो ये सड़क पे बिछाने के लिए आया है क्या भाई? ये तो समझाओ। नौकरी वाले लोग ये $64 बिलियन का भजिए तलोगे का? नहीं तो उसमें भी रोजगार मिल गया ना, वो भी तो रोजगार है। तो $64 बिलियन आए हैं, इसका करोगे क्या? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है मोदी राज में, ये बता दो आप तो मुझे। इंडिया बिकम्स 5th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ FDIs विद 64 बिलियन इनफ्लोज इन 2020 UN। मजा आया? 5वां सबसे बड़ा देश विश्व के अंदर जिसके पास लोग भरोसा कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। जीरो काउंट कर लेना भाई 64 बिलियन। राम राम सर जी, ठीक है भैया, जीरो काउंट कर लेंगे। हमको तो नहीं आते, जिनको आते हैं वो लिख लें और काउंट कर लें, ठीक है। तो वैक्सीनेशन में नंबर 1 मोदी ने जैसी कमान संभाली, पहले ही दिन 80 लाख 85 लाख लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब पैसा पैसा पैसा, तो दुनिया चिल्ला रहा है, आज पूरी दुनिया चिल्ला रही है, पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पिए तू मरती है। मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जाए मेरी। तो $64 बिलियन की बारिश कर दी 2020 में, $64 बिलियन की। ना मोदी को आता क्या, चाय बेचने वाला, इकोनॉमी गर्त में चली गई जी। ओ हो, आज सुबह शायद मुझे किसी ने फ़ोन किया था कि उनकी बहस हो रही थी, तो वहाँ पर वो जिस स्टोर पे, मतलब अपने दोस्त के साथ गए, वो एंटी मोदी हैं, तो जिस स्टोर पे गए वहाँ अफ़गानी था। अफ़गानी बोला वो भारत में प्रधानमंत्री मोदी जैसा तो कोई दूसरा मोदी है, मतलब कोई दूसरा प्रधानमंत्री है ही नहीं किसी देश के पास, बहुत अच्छा आगे जाएगा भारत। और सुबह ये बात हुई थी, और देखिए दोपहर में मेरे पास में ये न्यूज़ आई। हमने कहा भाई इस न्यूज़ को तो आज चलाना पड़ेगा, उन सारे लोगों के लिए चलाना पड़ेगा जो ये कहते हैं कि भाई पैसे का क्या हो रहा है। स्टिल मेनी पीपल थिंक इंडिया वोंट बी पावरफुल। अभिषेक जी वो बेचारे इतने कुंठित हैं कि उनका क्या किया जाए। अब पैसा आ रहा, 64 बिलियन आ रहा है, नौकरी कहाँ है? ओहो, 64 बिलियन आ रहा तो जा कहाँ रहा है, क्या हो रहा है इस 64 बिलियन का? आखिर होता क्या है? जो FDI आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आता है, इसका क्या होता है, कहाँ जाता है पैसा? क्या कैश आ जाता है? नहीं साहब, कैश नहीं आता, ये होता है। अच्छे दिन आ गए, चीन से भारत आया सैमसंग का डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इस शहर में निकलेंगी बम्पर नौकरियां। ये हमने कब बताया था आपको, जरा बताओ, ये न्यूज़ कब बताई थी कि प्लांट जो है भारत आ रहा है सैमसंग का, चाइना से उठ के? याद है कि नहीं है? किस किस को याद है, जल्दी से बता दो। प्रोडक्शन यूनिट जो नोएडा में लगी, इसके बारे में, सैमसंग के बारे में हमने एक न्यूज़ बताई थी। कितने महीने पहले बताई थी, किसी को याद है क्या? 1 साल पहले। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। मज़ा आया? न्यूज़ बताई थी वो सच हुई, चालू हो रहा है। उस समय क्या बताया था? बिल्कुल चकाचक चालू होने की स्थिति में आ गया, रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, तुम बैठे ही रह गए, नौकरी नहीं लग पाई। अरे प्लांट लगाओ, नौकरी में क्या रखा है, प्लांट का प्रयास करो। जिनके पास नहीं है पैसा वो नौकरी में जाएंगे। आया, मज़ा आया कि नहीं आया? जो बताया था वो सच हुआ कि नहीं हुआ? 1 साल बाद सच हुआ कि नहीं हुआ? हमने जो एक छोटा सा चैनल, देखो पीछे कुछ भी अच्छा नहीं, वो गर्डर दिख रहा है, ऊपर पटिया दिख रही है, कैसी जगह से हम लोग बैठ के लाइव बनाते हैं। वो 400 करोड़ के सेटअप वालों ने नहीं बताया था आपको, हमने बताया। सच हुई बात की नहीं हुई? 400 करोड़ के सेटअप वालों ने नहीं बताया था आपको। 5500 करोड़ याद है यार आपको? अरे शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात है। धन्यवाद, नमन आपको कह रहे हैं साइबर सिपाही, धन्यवाद भैया। तो जब ये चीज़ होती है, एक साल पहले हमने आपको बताया, एक चीज़ हमारे को मालूम होती है, क्योंकि हम ग्राउंड पर से उठाते हैं। भाई साहब ज़मीन एक्वायर हो रही, क्यों? वो सैमसंग का प्लांट आ रहा, अच्छा कौन लगा रहा? फलाना लगा रहा, बिल्डिंग बन के तैयार हो गई थी। हमने आपसे क्या बोला था? ठेका हो गया, बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। वहाँ झाड़ू पोछे वाला भी भर्ती किया जाएगा, इंजीनियर भी भर्ती किया जाएगा, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब चालू होने वाला है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। 2 डिस्प्ले कंपनियां और आ रही हैं बॉस। ये जो अभी आपके यहाँ LED महंगी हो गई ना, बहुत सारे लोग शिकायत करोगे LED महंगी हो गई है थोड़ी सी, क्योंकि हमने चाइना से लाना बंद कर दिया। अब ये प्लांट लग गए, अब सस्ती हो जाएगी, अब बहुत ज़्यादा सस्ती होगी, ठीक है। तो अभी और आ रहे हैं 2 प्लांट।
अभी और उखड़ेंगे चाइना के पाँव। तो वो जो लाल झंडे वाले थे, जो चाइना के गुलाम थे, उनको तो परेशानी हो, स्वाभाविक है। हाँ, तो क्या हुआ ऐसे, वैक्सीनेशन में नंबर 1, एफडीआई में 5वें नंबर पर 64 बिलियन एफडीआई आ रहा है। तो क्या होगा एफडीआई को, नौकरी मिल रही है। इकोनॉमी की तो सत्यानाश है, मतलब इकोनॉमी सत्यानाश है। ये लोग पागल हो गए, यहाँ के अपने प्लांट लगा रहे हैं, 64 बिलियन डॉलर्स लेकर आ रहे हैं, ये पागल हो गए। ये हमारा जो ज्ञानचंद है, रायचंद है, बीए फेल, इसको ज़्यादा पता है। मतलब वो सैमसंग के मालिक बेवकूफ़ है, हिंदुस्तान में आ रहा है नौकरी लगाने। ये अपना भैया रहेगा, सैमसंग वाले को सर कुछ नहीं पता, हम बताए आप उठाई लो। इनको ज़्यादा पता है। अरे वाह ज्ञानचंद, मैंने तुम न सुधरोगे। प्लीज़ थ्रो सम लाइट ऑन पेट्रोल इश्यू ऑल्सो। अनीश जी कल लूँगा उसको, बड़ा मुद्दा है। आज हमारे पास खबरें बहुत ज़्यादा, अभी हम सिर्फ 30% सेक्शन को भी कवर नहीं कर पाए इस वक्त तक, है ना, इस वक्त। ठीक है सर, बक्सवा फॉरेस्ट के 2 लाख ट्रीज का कट किए जा रहे हैं डायमंड माइनिंग के लिए एमपी में, वाई कॉजिंग सो मच इन्वायरमेंट लॉस। देशभक्त जी, इस पर भी करेंगे सर, आप चिंता मत करो। अभी तो मैंने कहा ही था। अरे भैया वो सब फालतू की बात है, दिमाग सठिया गया सैमसंग वाले का। हम उतने में वो पान वाला मांग लेता है, वो भाई साहब 500 रुपये हो गए उधारी के। अब ठहरो यार, थोड़ी कमाई तो होने, तनख्वाह नहीं मिली है। मतलब बात करी थी, पेट्रोल प्राइस दे देंगे, उस पर भी सर ज्ञान देंगे ना? और कौन सा था, हाँ वो माइनिंग में एनवायरनमेंट का लॉस हो रहा है, बताइए भाई साहब। देशभक्त जी ऐसा मत करो, एनवायरनमेंट का लॉस मत करो, है ना। तो भैया नहीं, पान की उधारी होती है ना सर, बड़ी लंबी लंबी चलती है, गाली गुप्ता भी होती है इसमें, हाथापाई भी होती है। अरे खूब देखा हमने, सिगरेट पी पी के, पान खा के, पुड़िया खा के, पैसे नहीं देने, ऐसा होता है। तो खैर एक्सपीरियंस तो सर सारे लेने चाहिए। तो साहब आ गए, सैमसंग ने भी प्लांट लगा लिया, देश में विश्वास है, देश के युवाओं में विश्वास है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको आगे कैसे लेकर जाते हैं। ठीक है, वो कहते ना फिल्म तो चालू हो गई, अब आप उसको कैरी कैसे कर पाते हो आगे, ये आपको देखना है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, अभी बहुत तरक्की होनी बाकी है। जो लोग डर रहे हैं, जो लोग बेचारे अंदर से एक शब्द है किलस रहे हैं, उनके लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हमारा काम है, हम आपको सच दिखाएंगे। लाइक डिसलाइक करना आपकी इच्छा है, हम नहीं बोलेंगे आपसे। आपको पसंद आता है कीजिए, नहीं आता मत कीजिए। लेकिन इतना याद रखना, मोदी से नफरत करते करते अपनी कब्र मत खोद लेना, बस इसको याद रखना। ठीक है, आपको आँखों से क्यों नहीं दिखता ये हमको समझ में नहीं आता। खैर, आँखों से तो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नहीं दिखता है। मंगेश बहिरथ कहते हैं मोदी जी के लिए सब कुछ, मोदी जी के लिए सब कुछ संभव है। बिल्कुल सब कुछ संभव है। कुछ लोगों को आंखें खोलकर भी नहीं दिखता। होम को सब जीतता है, होम चश्मा लगाता है, होम को सब पोता है। अच्छा, दीदी को सब पता है, दुनिया की खबर है, पर दीदी को अगर खबर किसी चीज़ की नहीं है तो ये नहीं खबर है कि उनके राज्य बंगाल में क्या हो रहा है। अब क्या दीदी से बोला, भैया आप क्या ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन हो रहे हैं, आप क्या गैंगरेप हो रहे हैं, आप क्या मर्डर्स हो रहे हैं। इधर पे कुछ भी नहीं हो रहा है, जो भी होता है बीजेपी प्रोपोगंडा करता है। प्रोपोगंडा करता है तो कोई क्या कर सकता है, कैसा प्रोपोगंडा करता है। दीदी चिल्ला रही, दीदी चली गई हाई कोर्ट, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। कल तक ह्यूमन राइट्स की दुआई देने वाले लोग, ट्विटर को कुछ मत करना, क्यों, ह्यूमन राइट है। अच्छा, मैं मर जाऊंगा, मेरे को सांसें नहीं आएंगी ट्विटर ब्लॉक हो गया तो। अच्छा, ट्विटर ह्यूमन राइट्स है। ओहो हो, गाली देना ह्यूमन राइट्स है, ट्रोल करना ह्यूमन राइट्स है। और आई नेवर न्यू दैट। एंड व्हाट इज गैंगरेप? अच्छा, वो ह्यूमन राइट्स नहीं है। अच्छा अच्छा, उसमें लागू नहीं होगा। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल, औरत होके भी इनको बिल्कुल शर्म नहीं है। तो साहब आइए, हाई कोर्ट पहुंच गई थी मैडम, कुछ नहीं हो रहा, सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। खींच के तमाचा दिया हाई कोर्ट ने। कलकत्ता हाई कोर्ट स्नब्स ममता गवर्नमेंट, रिजेक्ट्स प्ली टू रिकॉल एनएचआरसी प्रोब।
into post-poll violence. खींच के तमाचा दिया. West Bengal government on Sunday filed an affidavit before the Calcutta High Court appealing it to recall its previous judgment directing the NHRC to examine all cases of alleged post-poll violence. सरकार ने नहीं बोला, केंद्र सरकार ने नहीं बोला, बीजेपी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला. किसने बोला? हाई कोर्ट ने बोला पिछले अपने जजमेंट में कि भैया जो लोग मर रहे हैं, जो गैंगरेप हो रहे हैं, जरा उनको बचाओ. उनके बचाने के लिए उनकी रिपोर्ट सही मायने में कैसे आएगी? एनएचआरसी एक एक केस की एग्जामिनेशन करें. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी. दीदी गई, दीदी बोली नहीं ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता है, बीजेपी वाला प्रोपोगंडा कोरता है. अब बीजेपी वाला प्रोपोगंडा कोरता है तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया एनएचआरसी. तो बोलिए एनएचआरसी हमको एनएचआरसी नहीं मांगता है, हमारा पुलिस देखेगा. तुम्हारा पुलिस क्या देखेगा? तुम्हारा पुलिस बच्चों को मार रहा है जो गवाही दे रहे हैं. ये देख रहा तुम्हारा. एनसीपीसीआर से कितनी एफआईआर दर्ज हुई है आपके पुलिस वालों पर, जरा बताइए तो सही. प्रियंका कानूनगो जी ने एक एक केस में आपके खिलाफ मुकदमे किए. और ऐसे भी लोग हैं जिनकी शिकायत अभी तक दर्ज नहीं की गई होगी. आप सब मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मैं भी आपकी सेवा में हाजिर हूं. ठीक है, चलिए. विप्लव दत्ता जी कहते हैं 0 एफआईआर. सर 22 तो हमारे हाथ के नीचे से निकली हुई है. कौन सी दुनिया में हो आप दत्ता साहब? कौन सी दुनिया में हो आप? डिटेल्स दूं? कहाँ रहते हो आप? कौन सी दुनिया में हो? दीदी ने नहीं किया. एनएचआरसी एनसीपीसीआर जबरदस्त काम कर रहे हैं. सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, लेकिन भविष्य में सब कब्जा लेंगे मुस्लिम लोग. इनका इलाज ज़रूरी है. डेफिनेटली, बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल, है ना. ये आ गए ल्यूसीफर जी, आ गए, बोले रोजगार पे बोलिए. अच्छा, हमको तो पता ही नहीं था भाई साहब रोजगार पे बोलना. अभी बोल के बताया. सैमसंग में नौकरी मिल रही थी, ल्यूसीफर गए क्यों नहीं नौकरी लेने? जाना चाहिए था. ठीक है. तो साहब एनएचआरसी सारे मामले देखेगी. ममता दीदी को टाइट स्लैप पड़ा आज. कलकत्ता हाई कोर्ट डिसमिसेस बंगाल गवर्नमेंट्स प्ली एनएचआरसी टू प्रो पोस्ट-पोल वायलेंस. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पोस्ट-पोल वायलेंस को मॉनिटर करेगा. ये बहुत बड़ी बात है. ये इसलिए बहुत बड़ी बात है, इससे आगे बहुत सारे मायने निकलने हैं. पोस्ट-पोल वायलेंस, कलकत्ता हाई कोर्ट रिजेक्ट्स वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट्स प्ली फॉर रिकॉलिंग एनएचआरसी प्रोब. अब इसके मायने क्या निकलेंगे? यदि इसमें केसेस निकलते हैं और यदि इसमें ये साबित होता है कि बंगाल में बड़े पैमाने पे पोस्ट-पोल वायलेंस हुई थी, तो आप ये समझ लीजिएगा कोर्ट के पास ये विशेषाधिकार है कि वो बंगाल की सरकार को बर्खास्त भी कर सकता है. इसको याद रखिएगा. और बड़े पैमाने पे पुलिस वाले अब जेल में सड़ने के लिए तैयार रहे जिन्होंने मदद करी थी दंगाइयों की, गैंग रेपिस्ट की. आपके बुरे दिन शुरू हो गए भाई. सर जॉब करते मैंने काउंटर टेररिज्म, डिफेंस एनालिस्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ के लिए एडमिशन लिया है ताकि आपके साथ नहीं बल्कि आपके आगे रहकर लड़ सकूँ. शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. आगे ही रहना चाहिए, कभी साथ नहीं, हमेशा आगे रहिए मुझसे. एक कदम आगे बढ़ेंगे, मुझे भी खुशी होगी. तो मायने क्या हैं इसके? इसके मायने बहुत हैं और कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है. एनएचआरसी प्रोब तो हो गई. अब जो पुलिस वाले जिन्होंने मदद करी थी वो जेल जाने की तैयारी करें, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं, सब कुछ है. हमने भी ट्विटर पे मांगा. ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग आते हैं ट्विटर पे. हमने कहा जिसके पास में बच्चों से संबंधित, जहां बच्चे हिंसा कर रहे हो या हिंसा का शिकार हो रहे हो, वो हमको वीडियो दीजिए. बड़े शर्म की बात है, कुल 6 वीडियो हमारे पास में है जिसमें से 2 बेकार थे. 4 वीडियो कुल आए हमारे पास में, चारों में एफआईआर हुई है. 4 वीडियो. यहां ज्ञान देने वाले कुछ नहीं होगा. अबे मुंह बाद में बना लेना. है कुछ बनाया डेटाबेस? कुछ नहीं. वो देखो ऐसा और फॉरवर्ड करके बैठ जाएंगे. किसी के पास डेटाबेस नहीं है, एक बंदा नहीं है. 2000-3000 रुपये की एक हार्ड डिस्क आती है. अरे डेटाबेस बना के एक फोल्डर में डाल दो यार. बंगाल वायलेंस का एक बनाया, सारे उसमें धड़ाधड़ डालते चले जाओ. क्या दिक्कत थी? हमारे पास डेटाबेस नहीं साहब, इतनी बुरी हालत है हमारी.
बातें कर लो, कुछ नहीं होने वाला। एक ही तो ये इन मनहूसों से बड़ी दिक्कत है। ये जब पेट में भी होंगे ना तब भी अंदर से बैठ रहे, कुछ नहीं होने वाला। ये कमबख्त बाहर क्यों आए मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आता। नहीं होने वाला था तो हो क्यों गया। किसी चीज में इनसे आप मदद नहीं ले सकते। ये किसी चीज में आगे आके मदद तो छोड़िए, जो राइट है वो राइट चीज भी नहीं बोलेंगे कि भाई हमारे पास में ये वीडियोस आप ये ले लो। बस इनसे बकैती करवा लो अगर हिंदी में कहें तो। इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। दे आर गुड फॉर नथिंग, यूजलेस क्रीचर्स, फूफा बने घूमेंगे। अरे कुछ करके दिखाओ कभी जीवन में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर प्रोपेगेंडा हो रहा है तो दीदी इन्वेस्टिगेशन पे रोक लगाने की कोशिश क्यों कर रही है, डर लग रहा है। एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड शॉट। फिर ममता दी की भतीजे अभिषेक बनर्जी को जिसने थप्पड़ मारा था, ही डाइड इन मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। अनीश जी आप देखते नहीं हो वीडियो, यार देखा करो प्लीज़, ये मुद्दा हम दिखा चुके हैं। रूपम कुमार मेहता जी कहते हैं नमस्ते सर जी, वाई यू फायर्ड पदोड़ेवाल, ही वॉज आस्किंग कॉन्ट्रीब्यूशन बिहाफ ऑफ यू, इट इज़ जस्ट क्लियर कट एंटरटेनमेंट लॉस टू ऑल ऑफ अस। मुझसे कुछ लोगों ने, किसी ने फ़ोन करके बोला, बोले भाई साहब मत दिखाओ, आप उनको दिखाते हो, उनका एडवर्टीजमेंट हो जाता। हमने कहा मत दिखाते, तो देखिए आज आपने कह दिया कि दिखाओ। तो इस पर भी हम एक पोल करा लेंगे अपनी कल कम्युनिटी में ना। तो ठीक है साहब, जो बंगाल में जो हो रहा है मायने बड़े हैं उसके, और मायने बड़े हैं बंगाल में क्या हो रहा है और क्यों हाई कोर्ट ने विश्वास करना बंद कर दिया, जरा वो देखिए। और क्यों हाई कोर्ट कह रहा है एनएचआरसी करे। हाई कोर्ट की फुल वायलेंस के इंटरिम ऑर्डर को नजर रखते हुए हम देख पा रहे हैं कि और केसेस सामने आ रहे हैं जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि उससे सामने आ रहे हैं जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं, रखते हुए हम देख पा रहे हैं कि और केसेस सामने आ रहे हैं जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके साथ भी काफ़ी अत्याचार हुआ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मामूनी साहब, आप भवानीपुर में रहते हैं। आपने कहा कि आपके साथ काफ़ी अत्याचार हुआ है और काफ़ी दिनों से आप अपने घर नहीं घुस पा रहे, क्यों? 6 मोनीमोन रोड में हम रहते हैं, तो हमारा जो 6 मोनीमोन रोड में जो टीएमसी का लड़का लोग है हमारे ऊपर बहुत दिन से टॉर्चर कर रहा है। तो हम बीजेपी में गए हैं, क्यों? जिससे हमको हेल्प मिले। हमारा मर्जी, हम कौन सा पार्टी करेंगे नहीं करेंगे, मगर इन लोग इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है, मतलब हद से ज़्यादा। 2 तारीख का रिजल्ट का होने के बाद में सारा दुकान फुकान उठा के तोड़ फोड़ किया है, सारे उठा के ले गया। उस पर मेरा बहुत पैसा भी था, बहुत सामान था, सारे, हम गरीब आदमी हैं, सारे ले गया है। तो हम चाहते हैं जो मेरे को वो दुकान मुझे लौटा दे, मेरा जैसे मैं व्यवसाय पानी हो रहा था वो हो जाए, यही हम चाहते हैं। तो आपका घर किधर है और आप क्या पुलिस तक गए? मोइनी मोंड में है और पुलिस कोई हेल्प नहीं करता। हम 2 तारीख के बाद 4 तारीख का केस है मेरा, पुलिस कुछ हेल्प नहीं करता है, ना ओसी ना कोई, कुछ नहीं हेल्प करता है भवानीपुर का। वो जो हमारा हाथ है, जिसका हाथ में वो प्रतीक मजुमदार है, कुछ नहीं हेल्प करता। वो उल्टा बोला है तुमको मारेगा तो हम कुछ नहीं कर सकता है, टीएमसी का लड़की लोग मारेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे बोला है हमको। अच्छा, आप क्या बता सकते हैं, ये जो घटना घटी ये अब भी घटी या इलेक्शन के पहले भी आपके साथ अत्याचार हुआ है? इलेक्शन का 2 दिन पहले से स्टार्ट किया है हम लोग का ऊपर, मार के थाना में पूरा जमा कर दे रहा है तृणमूल का लड़का लोग। पुलिस खड़ा खड़ा देख रहा, हमको मार रहा, पीट रहा, पुलिस लोग कुछ बोल रहा नहीं हुआ, और उल्टा तृणमूल का आदमी लोग को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि तृणमूल के आदमी लोगों को सपोर्ट कर रहा है, ये है बंगाल की असलियत। पुलिस अब सामने खड़ी है संरक्षण देकर, तृणमूल के गुंडों से, तृणमूल के सुअरों से कहना चाहिए, अत्याचार करवा रही, पिटवा रही है। हिंदुओं को खासकर टारगेट किया जा रहा है। आशीष सिंह जी धन्यवाद आपका। हेमंत राव जी कहते हैं सर ये मुमताज़ बेगम बंगाल को बर्बाद कर देगी। बंगाल हैज़ मेड अ वर्ड डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन एंड चूज अ रॉन्ग वुमन, मुमताज़ बेगम। ठीक है, तो इस पूरे मैटर को ज़रा आप समझें, आखिर क्या हुआ, इसको आपको समझना पड़ेगा। समझना ऐसे पड़ेगा कि सिर्फ इतना नहीं है कि आप सोच रहे कि ये गरीब आदमी ही पिट रहा है, नहीं नहीं। नितिन जी कलकत्ता एससी इज डूइंग व्हाट एससी शुड हैव डन, शेम ऑन एससी, डीप बनर्जी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, बहुत आवश्यकता थी इसकी शुरुआत में। अब आलम यह है कि सिर्फ एक आम आदमी नहीं पिट रहा है, आलम यह साहब कि खास लोग भी पिट रहे हैं। वेस्ट बंगाल, अलीद्वारपुर डिस्ट्रिक्ट बीजेपी प्रेसिडेंट गंगा प्रसाद शर्मा जॉइन्स टीएमसी इन प्रेजेंस ऑफ पार्टी लीडर सुखेंदु शेखर रॉय एंड मुकुल रॉय इन कोलकाता।
ऐसी धमकियां मिल रही हैं कि पार्टी प्रेसिडेंट तक को ज्वाइन करनी पड़ रही है और उनसे कहा जा रहा है तुम अब गाली दो, बीजेपी को गाली दो क्योंकि हमारी सरकार बन गई है। ठीक है जी, ये देखिए। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली भाई साहब, मुकुल रॉय जी, ज़्यादा दिन नहीं होने वाला कुछ, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स इसमें उतर चुका। और ह्यूमन राइट्स जिनका पल्ला नहीं पड़ा, जिन्हें शायद आइडिया नहीं होगा, जो लोग प्रशासन में नहीं है, उन्हें ह्यूमन राइट्स समझ में नहीं आता। ठीक है, ह्यूमन राइट्स कुछ होगा, लेकिन ह्यूमन राइट्स वो डंडा है जो अच्छे अच्छे प्रशासन को सीधा कर देता है। और अब क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है, ये सरकार का, केंद्र सरकार का निर्णय नहीं, हाई कोर्ट का निर्णय, तब इनके लिए बहुत मुश्किल हो गई, मुश्किल खड़ी हो गई। इस पूरे मैटर को जरा सम अप करें, हम सिर्फ इतना से सम अप करेंगे कि हाई कोर्ट रिपोर्ट किससे मांग रहा है? NHRC से मांग रहा है, पुलिस से नहीं मांग रहा है, सरकार से रिपोर्ट नहीं, सरकार ने रिपोर्ट दी है, नहीं मान रहा उसको, NHRC से रिपोर्ट मांग रहा है। टीम बनाता है किसकी? विस्थापितों को वापसी के लिए, वो भी हाई कोर्ट बना रहा है, वो भी सरकार को नहीं दे रहा। यानी राज्य सरकार में कोई विश्वास नहीं, जीरो, कहीं से कहीं तक कोई भी वो नहीं। और इसके अलावा NHRC के काम में अड़ंगा लगाने की यदि आपने कोशिश करी, हाई कोर्ट ने कहा है, यदि आपने NHRC के काम को उसको काम नहीं करने दिया NHRC को, तो आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। ये सरकार को कहा है। अब आप अंदाज़ा देखिए, इतनी बुरी हाल है कि खुद सरकार को पता है कि क्या स्थिति है। तो ये स्थिति है बंगाल की, जो हाई कोर्ट ने कहा है। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, इट्स वेरी सैड दैट BJP लूज। कोई बात नहीं अंकित सिंह जी, होता है। तो आई आस्क्ड माई बंगाली फ्रेंड व्हाट इज द हैपनिंग इन द सिटी, ही जस्ट सेड आई एम फ्रॉम त्रिपुरा एंड वॉच्ड हिज हैंड्स फ्रॉम द डिस्कशन। वाह, क्या बात है। रंजन मांटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये स्थिति है साहब, क्या करेंगे? ठीक है, लेकिन इस सब के बावजूद हम सिर्फ एक ही चीज़ कहेंगे, कभी आप किसी के भरोसे मत बैठिए, ना NHRC के, ना किसी और के, ना मोदी के, ना इसके। खुद में सक्षम बनिए और अपनी सुरक्षा का उपाय खुद अपने पास रखिए। ये स्पष्ट है एकदम। ठीक है, तो बंगाल से चलें, पूरे भारत में क्या हो रहा है, थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ। पूरे भारत में क्या हो रहा है ज़रा उसको देख लीजिए। आइए, यूपी में धर्मांतरण रैकेट का खुलासा, देखें कैसे हो रहा था धर्म परिवर्तन। अब इस हेडिंग को देखने के बाद ऐसा लगता है यूपी में कुछ गड़बड़ हो रहा है, पर ऐसा नहीं। आइए दूसरी हेडिंग को पढ़िए। उत्तर प्रदेश में 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन, दिल्ली से 2 आरोपी गिरफ्तार। ये फिर भी ठीक है कि असल में मामला जो है वो दिल्ली से ऑपरेट हो रहा था। और क्या मामला ऑपरेट हो रहा था, जरा इसको देख लीजिए। आइए, जामिया नगर से मोहम्मद उमर और जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि इन्होंने 1000 से भी ज़्यादा हिंदू और अन्य धर्म के लोगों को इस्लाम में फोर्सफुली कन्वर्ट कराया, पैसे के लालच से कराया। ये इनके ऊपर आरोप है। बंगाल में जो पुलिस है वो तो कहीं जाने वाली नहीं, तो लोग कभी आराम से नहीं मिलने वाला। पुलिस के साथ बंगाल का पूरा तंत्र सड़ा। सुबोध शुक्ला जी, पुलिस वाले जेल में चक्की पीसते हैं, शायद आपको पता नहीं है। ह्यूमन राइट्स कमीशन जब ह्यूमन राइट्स उतरता है तब पुलिस वाले बहुत डरते हैं ह्यूमन राइट्स से, आपको ये पता होना चाहिए। व्हाट इज कैरी इफ ममता मैनेजेस टू चेंज द डेमोग्राफी इन बंगाल इन 5 years एंड मेक इट मुस्लिम स्टेट? माधवी वैष्णव जी, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा क्योंकि अभी बहुत कुछ होने वाला बंगाल में। अभी आपने एक ट्रेलर देखा है। तो साहब, दिल्ली के अंदर धर्म परिवर्तन का जो सेंटर था वो सेंटर पकड़ा गया। और वो सेंटर कौन सा है? ये रहा सेंटर, इस्लामिक दावा सेंटर, IDC। गुलजार साहब कहते हैं यू आर नंबर 1 इन चटुकारिता। सर ये दिखा रहा हूँ सर, ये चटुकारिता थोड़ी है सर, ये आपके सामने है सर। ओरिजिनल न्यूज़ दिखा रहा हूँ, आज तक की दिखा रहा हूँ सर, देख लो। तो ये भी चटुकारिता कर रहे क्या सर? क्या बात करते हैं सर, ऐसा मत करो सर, है ना। चलिए, धर्मांतरण रैकेट, मोहम्मद उमर का दिल्ली में बना दफ्तर सील। यहीं से चलता था पूरा खेल यहीं से चलता था। क्या क्या होता था देखें, आइए।
यूपी रिलीजियस कन्वर्जन न्यूज़, 1000 लोगों के धर्म परिवर्तन मामले में यूपी एटीएस ने कैसे किया खुलासा। उमर गौतम का मौलाना बनने की कहानी। उमर गौतम, नाम सुनिए जरा, समझिए। उमर गौतम कैसे बने मौलाना। गौतम नाम ज़्यादातर वो उस तरफ वाले आते हैं ना, जय भीम जय भीम, है ना। तो साहब ज़रा देखिए क्या क्या एंगल अभी इसमें और निकलने वाले हैं। बंगाल के हिंदूज़ को अपने घर में, पूर्व पंजाबी जी, बिल्कुल अपने घर में अपना सुरक्षा का इंतज़ाम ज़रूर होना चाहिए। और देख लीजिए आगे, यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी, 1000 से ज़्यादा हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले 2 लोग गिरफ्तार। आईएसआई से मिल रही थी फंडिंग। ये है सही न्यूज़, ठीक है, इसे कहते हैं सही न्यूज़। आईएसआई से फंडिंग मिल रही थी, 1000 से ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट कराया। दोनों शख्स आपके सामने, किसी को पैसे देके, किसी को धमकी देके, किसी को मारपीट के, लेकिन फिर भी इनके खिलाफ एफआईआर नहीं। क्यों? क्योंकि पुलिस को भी पैसा खिला देते हैं, इनको कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन एटीएस ने धर लिया इनको। और आइए, आईएसआई के इशारे पे चल रहा था धर्मांतरण का रैकेट। पाकिस्तान की आईएसआई कराती है धर्मांतरण के लिए फंडिंग, ये एडीजी ने बताया है। धर्मांतरण के पाकिस्तान कनेक्शन पर यूपी एटीएस का खुलासा। धर्मांतरण के पीछे आतंकियों, देश विरोधी ताकतों का हाथ। और इस बात को बिल्कुल हम बार बार लगातार कहते आ रहे थे। ये सारा का सारा पूरा मैटर जाकर वहीं जुड़ता है। आप इन्हें हटाइए, हमें लाइए वालों पर। तो क्या क्या हुआ इस धर्मांतरण का, आखिर होता कैसा था, जरा इसको समझिए। धर्मांतरण का ये जो रैकेट चल रहा था, आईएसआई से पैसा आ रहा था, फॉरेन से फंडिंग हो रही थी, और वनरेबल जो होते हैं, खासकर जो दिव्यांग जो हैं, हैंडीकैप्ड जो लोग हैं, उनको पकड़ा जा रहा था। उनकी जो संस्थाएं चलती हैं, उन संस्थाओं को कांटेक्ट किया गया, जो एनजीओज चलाते हैं, संस्था चलाते हैं। हम तुमको इतना पैसा देंगे, बच्चे हमको बताओ, हम उनको कन्वर्ट करेंगे। और पैसे के लालच में वो लोग बिक कर उन्होंने ये काम किया है। बहुत सारे अभी इसमें खुलासे होंगे, बहुत सारे लोग अंदर जाएंगे, लेकिन आइए पुलिस का वर्जन सुन लीजिए। मूक बधिर छात्रों व कमज़ोर आय वर्ग के लोगों को धन, नौकरी व शादी का लालच देकर धर्मांतरण कराने वाले सिंडिकेट के 2 व्यक्ति यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार। आईएसआई व अन्य विदेशी फंडिंग से करवाते थे धर्मांतरण। उनके मूल धर्म के प्रति विद्वेष एवं नफरत का भाव पैदा कर उन्हें रेडिकलाइज करके देश के विभिन्न धार्मिक वर्गों में आपसी विमर्श फैलाकर देश के सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उमर गौतम को गहन पूछताछ, काजी जहांगीर और उमर गौतम, है ना। कौन कौन सी धारा लगी? 420, 120, 153, 153 बी, 295, 511, तमाम सारी। इस्लामिक दावा सेंटर ये चलाते थे। ये उमर गौतम साहब है, क्या मौलाना बन गए। वाह क्या बात है, गौतम से मौलाना तक का बड़ा गजब का सफ़र है भाई, कमाल है। आइए और देख लें। उमर ने बताया कि उसने अभी तक लगभग 1000 और मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करवाया है, गैर मुस्लिम लोगों को, तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी करवाई है। ठीक है, शादी बड़ा रट्टा है भाई, शादी के चक्कर में लोग कन्वर्ट भी होने लगे। बताओ ये हालत हो गई है। आईडीसी कार्यालय पता जामिया नगर नई दिल्ली, छापा मारा गया तो यहाँ भारी मात्रा में पैसे भी उपलब्ध कराए जाते हैं, अन्य माध्यमों से भी, ये भी पता चला। नोएडा डेफ सोसाइटी, नोएडा सेक्टर 117 जनपद गौतम रजिस्ट्रेशन स्कूल का है। अन्य मूक बधिर स्कूलों का वनरेबल छात्रों को अवैध रूप से विभिन्न प्रकार के प्रलोभन जैसे नौकरी, शादी, पैसा आदि इस्लाम धर्म में परिवर्तन कराया जा रहा है। बताइए, यहाँ हिंदू पैसा नहीं देता है, उसका नतीजा ये कि जहाँ से मिल रहा है हिंदू वहाँ जाने लगा। जो मूक बधिर है, धर्म परिवर्तन करा कर कहीं साउथ तो किसी राज्य में ले जाया गया, जिसके बारे में मूक बधिर बच्चे ने मोबाइल से वीडियो कॉल द्वारा बताया। एक लड़के ने, एक बच्चे ने बता दिया कि मुझे ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं। वहाँ से पूरी पोल खुली। उनका लड़का नाम मुन्नू यादव है, नोएडा के
डेफ सोसाइटी स्कूल में पढ़ता था, जहां उसका बिना परिजनों की जानकारी के सहमति के मुस्लिम धर्मांतरण करा दिया गया। ये अपने आप में बच्चा है तो ये ऑलरेडी इसमें और ज़्यादा धाराएं लगेंगी, अभी और अंदर जाएंगे। विवाह का लालच दे दिया। उत्तर प्रदेश व अन्य प्रांतों की लड़कियों का भी धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम बना रहे हैं तथा उनकी शादी मुस्लिम युवकों से करा रहे हैं। तो साहब दो तरफ चल रहा है, दो तरफा, दो मुही तलवार है। इधर लड़कों को करा रहे हैं, उधर लड़कियों को करा रहे हैं, दोनों को लेकर आकर फिर शादी करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, बस ये बन जाए। ये एक अजीब पागलपन, एक अजीब फितूर दिमाग में लोगों के, पता नहीं इससे क्या हो जाएगा। तो सिर्फ इतना ही है क्या? इससे भी बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ आगे है। उसको देखिए आप, ज़रा इसको देखिए कि दिल्ली में किस तरह से रोहिंग्यास को कैसे बढ़ावा, देखिए कैसे दिया जा रहा है, एक के बाद एक। सुनियोजित तरीके से, और उनका विधायक अमानतुल्लाह खान, मैं सीधा नाम ले रहा हूँ, सरकारी जमीनों पर कब्जा करवा के रोहिंग्यास को बसा रहे हैं, जो न सिर्फ दिल्ली बल्कि राजधानी होने के नाते पूरे देश के लिए बड़े खतरनाक संकेत है, बड़ी खतरनाक साजिश है। और दिल्ली सरकार के अधिकारी, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि दिल्ली सरकार का एसडीएम जिस एजेंसी की जमीन है उनकी सिंचाई विभाग की, उनके अधिकारियों के साथ बदतमीजी करता है और जबरन जाके टेंट लगा के रोहिंग्या को बसाता है। वहाँ का एमएलए अमानतुल्लाह खान फोन करके उन अधिकारियों को हड़काता है। तो साहब दिल्ली में अमानतुल्लाह जी पाकिस्तान बसाने का प्रयास कर रहे हैं, या यूँ कह लें बांग्लादेश बसाने का प्रयास कर रहे हैं। कमाल है। भरत जी कहते जब तक बड़े नोट बंद नहीं होंगे तब तक चलता रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। तुषार जी कहते हैं व्हाट इज़ द डिजर्विंग पनिशमेंट फॉर गोइंग आफ्टर डेफ पीपल लाइक दिस। देखिए सर, इसमें बहुत सारी हो सकती है। बच्चे का मामला है तो बाल अधिकार नियम एक अलग से लग जाएंगे, उसमें धाराएं अलग लगेंगी, बहुत सख्त धाराएं होती है, सज़ा भी सख्त है। देखते हैं क्या होता है, उसको भी देखेंगे, वो भी हमको देखना पड़ेगा। चलिए, हमने आज एक ट्वीट किया, आप आम आदमी पार्टी कोई नेता, उन्होंने आरोप लगाया, जो लगातार जो आरोप लग रहा था, संजय सिंह लगा रहे थे कि पैसे में इधर उधर कुछ हो रहा। तो हमने उसमें ये दिया कि भाई किसी ने जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बोला कि संजय सिंह चोर है। तो हमने कहा भाई उन्होंने ऐसा कहा। बहुत सारे लोगों ने बोला सर आप गलत रास्ते चले गए, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। देखिए हमेशा याद रखिए, जहाँ फूट होती, जहाँ मौका होता है कुछ करने का, वहाँ हमें प्रयास करना चाहिए। कोई आदमी अगर कुछ बोल रहा है तो उस आदमी को सही का सर्टिफिकेट नहीं देते, उस पर्टिकुलर बात को उठाई जाती है, हाँ ये बात सही है। बार बार इस बात को हमको बताना पड़ता है, बड़ा अजीब लगता है, ओपन प्लेटफॉर्म पे हमको बताना पड़ता है। इतना तो हमें खुद समझ में आना चाहिए, कुछ लोगों को नहीं आता, बड़ी दिक्कत होती है। खैर बहरहाल, लेट्स कम बैक टू टॉपिक। नीला त्रिवेदी जी, जय श्री राम करें, जय श्री राम। तो पकड़े गए साहब, गए जेल, और अब ज़रा एक लाउड एंड क्लियर जो मैसेज है उसको भी सुन लीजिए। मिलकर सदन में जब इसके खिलाफ कानून पारित किया, धर्म परिवर्तन के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ, तो विपक्ष ने आवाज उठाई थी। कांग्रेस, सपा, बसपा के हम बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, ये किसी मुल्ला की सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, ये किसी मुल्ला की सरकार नहीं है कि आप यहाँ पर इस तरह के कृत्य कर लेंगे। यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात हम करते हैं। यहाँ पर हम किसी को इस तरह का कृत्य नहीं करने देंगे। भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, ये किसी मुल्ला की सरकार नहीं है कि आप यहाँ पर इस तरह के कृत्य कर लेंगे। यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात हम करते हैं। यहाँ पर हम किसी को इस तरह का कृत्य नहीं करने देंगे। उत्तर प्रदेश तो साहब पैसे की दम पर जो धर्मांतरण चल रहा था, उसके लिए मैसेज लाउड एंड क्लियर है, ये धर्मांतरण नहीं चलने देंगे। लेकिन कुछ दिन पहले हम आपको ले चलते हैं, चौड़े में हो रहा था, दिल्ली में हो रहा था, दिल्ली से, जामिया नगर से, जामिया तेले चूंचे इंतलाब आएगा, ऐसे आएगा। अच्छा, ऐसे आ रहा था, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ? जामिया से इंकलाब, बड़ा गजब का इंकलाब आ रहा था साहब, डर लिए गए फिलहाल। तो इनसे पहले, इनसे भी बड़े वाले थे, कोई आज पहली बार नहीं हो रहा। सुन लीजिए,
innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, they must have the first claim on innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, they must have the first claim on Muslim minorities must have the first claim on our resources. नहीं, मनमोहन सिंह जी बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूं इस देश में Hindus should have the first claim on all the resources and on all the job prospects everywhere, अगर बात सही मायने में कही जाए, क्योंकि ये सनातन देश, ये देश भारत देश, पुरातन देश, सनातन सभ्यता का देश, यहाँ के मूल निवासी जो हैं वो हिंदू हैं, उनके लिए है। जो बाहर से आए थे वो बाहर जा चुके, वो अपना हिस्सा ले चुके, उनका कोई राइट नहीं है। फिर अगर ऐसी बात की जाए तो ये वाली बात आती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप इसको समझ लें, जल्दी समझ लें। इस तरह का विद्वेष फैलाने का जो प्रयास था पिछले प्रधानमंत्री का, शर्मनाक था। क्या आप इनको पसंद करते हैं? क्या आप इस बयान को पसंद करते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ। अब आपको एक और बयान दिखाता हूँ। जिस दिन केवल यादव बनकर लड़ना सीखेंगे तो मार खाएंगे ही खाएंगे। जैसे पिपराइच के अंदर हुआ, कमरिया गांव में 7 यादव परिवार हैं, 40 मुस्लिम परिवार है। मुस्लिम परिवार भैंसे का मांस खा करके पूरी हड्डियां यादवों के घरों में फेंक देते थे। यादव विरोध करता था तो सभी लोग मिलकर के मारते थे। वे थाने में गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। वे लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में मेरे पास आए, मैंने थानाध्यक्ष से कहा, मैंने कहा ये अन्याय क्यों हो रहा है? उसने कहा कि मैं जाऊंगा, देख लेता हूं। मैंने कहा जाइए। 3 दिन का फिर वे यादव आए, कहा कि कोई नहीं गया। मैंने थानाध्यक्ष से पूछा, उसने कहा मैं जा नहीं पाया, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। थानाध्यक्ष गया, थानाध्यक्ष ने मुझे बताया कि हाँ इनके साथ अन्याय हो रहा है। मैंने कहा अन्याय हो रहा है तो न्याय करो। कहा मुसलमान है, सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि मुसलमानों को नहीं छेड़ना है। अरे हमने कहा तो ये तो यादव है, कम से कम यादव के नाम पर तो न्याय कर लीजिए, हिंदू के नाम पे नहीं कर रहे हैं। तो कहा नहीं साहब हम नहीं कुछ कर पाएंगे। बस जब हुई मैंने उसको कुछ बोल दिया, उसने मेरे खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कर दी। उसके बाद 30,000 हिंदू आवानी के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और उसके बाद उसको सस्पेंड करना पड़ा, उसको हटाना पड़ा वहां से। कार्रवाई हुई और उसके बाद हिंदू आवानी का कार्यकर्ता गांव में गया, एसडीएम गए, सीओ गए और गांव में फिर हिंदुओं के साथ न्याय हो पाया। मुसलमानों की तरफ एक दीवार चला दी गई, कहा कि तुम अगर चैन से नहीं रह सकते हो तो तुम्हारी तरफ दीवार करके तुम उधर ही कैद रहो, हिंदुओं की उसमें तुम जाओगे नहीं, जाओगे तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। तब वहां तब सुरक्षा हो पाई। और इसीलिए हम सब कहने के लिए आए हैं, बंधुओं जाति के नाम पर आप सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। हिंदू बन करके सुरक्षित होइए, संगठित होकर के कार्य करिए और इसी संगठन में सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। हिंदू बन करके सुरक्षित होइए, जाति के नाम पर आप सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। हिंदू बन करके सुरक्षित होइए, संगठित होकर के कार्य करिए और इसी संगठन जाति के नाम पर आप सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। हिंदू बन करके सुरक्षित होइए, संगठित होकर के कार्य करिए और इसी संगठन की अपील करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। विकास हम कराएंगे, विकास की गारंटी हम लोग लेंगे। अगर आप तो साहब समझ में आ गया होगा, मैसेज लाउड एंड क्लियर है। एक तरफ एक वीडियो हमने चलाया, दूसरी तरफ दूसरा वीडियो चलाया। सिक्के के दोनों पहलू हमने आपको दिखा दिए। वांट दिस वीडियो? ओके सर, आ गया सर, ये वीडियो पहुंच जाएगा कल आपके पास। सिक्के के दोनों पहलू हमने आपको दिखा दिए। सिक्के का एक और पहलू है, वो भी देख लीजिए। अभी वो भाई साहब एक कह रहे थे माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम शुड हैव द फर्स्ट राइट, लेकिन कुछ और हो गया है। तो be it loan waiver or other government schemes, population norms will be taken into account. It won't be applicable to tea garden workers, SC/ST community. In future, population norms will be taken into account as eligibility for government benefit. Population policy begun. Assam CM हेमंत बिस्व शर्मा रिकॉर्ड तोड़, हर बॉल पर छक्का मारते हुए स्पष्ट रूप से करें, चाहे लोन माफ करना हो या कोई और स्कीम हो, पॉपुलेशन के नियम लागू होंगे और SC/ST कम्युनिटी के लिए नहीं होंगे। वो कितने भी बच्चे पैदा कर सकते हैं,
लेकिन बाकियों के लिए होंगे, ठीक है ना। तो और भविष्य में कोई भी आप काम करेंगे तो उसमें पॉपुलेशन पॉलिसी का उसमें ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो बड़ा गड़बड़ हो गई भाई, ऐसे कैसे चलेगा, जाना चाहूंगी। ऐसे कैसे चलेगा। मौलाना साहब गुस्सा है, मौलाना साहब से सुन लो क्या कह रहे हैं। हर चीज में आप लोगों को हिंदू मुसलमान क्यों दिखाई देता है? असम में अगर इस कानून को लेकर आ रही है भाजपा तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि दरअसल एक खास वर्ग को, मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए इस तरह का प्रावधान लेकर आया जा रहा है? चित्रा जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर इकोनॉमी देश का गिर रहा है, मतलब हमारे स्टेट के मुरब्बी हो या सेंट्रल हो, इनसे संभाला नहीं जा रहा है, सबको लेके मिल बैठ के कोई पॉलिसी बनाए, उससे हमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन हमारे आसाम के जो सीएम खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि मुसलमान अपने बच्चों को कंट्रोल करे, ये करे वो करे, फिर हम कानून लाने जा रहे हैं जिससे SC ST और T ट्राइब्स इससे अलग करेंगे हम उनको। ये खुल के खुद बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान हम नहीं कर रहे। हमारा कहना ये है जो मुसलमान, जिस आसाम के मुसलमान को टारगेट बना के खुल्लम खुल्ला जो हमारे सीएम साहब बोल रहे हैं, हालांकि बात ऐसी नहीं है, सिर्फ मुसलमान के पास ही बच्चे ज्यादा इस तरह नहीं है। आसाम के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 17%, 17%। हमारे बाजू में अरुणाचल है जहां का ग्रोथ रेट है 27%, मणिपुर का है आपका 25%, हमारे बाजू में मेघालय है जहां 30%, 29.95 है उनके ग्रोथ रेट। और इन स्टेट में मुसलमान नहीं है, 1-2% होंगे ज्यादा से ज्यादा, 2% से ज्यादा मुसलमान मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड में नहीं है। लेकिन वहां आसाम से कहीं ज्यादा है, वहां ये इशू नहीं है, सिर्फ इनको आसामी में मुसलमान देख रहे हैं। अच्छा, दूसरा मसला है कि आसाम में जो हाईली मतलब मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, वहां का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 21, 22, 23 सबसे ज्यादा। हाँ, इससे भी घटे, हम चाहते हैं उससे भी घटे। आसाम का 70 चाहते हैं घटे, लेकिन हिम्मत बिस्वा शर्मा जी जब कानून बना रहे तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई? फिर तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी दिक्कत है इनको कि भाई SC ST हिंदुओं को छोड़ दिया, ये तो एक तरफा मुसलमानों के लिए बन रहा है। तो भैया जब 4 बीवी 40 बच्चे वाला हिसाब चलेगा तो बनेगा ही ना। क्या करे आदमी? रंजन मांटा जी कहते हैं रोहिंग्या शुड हैव द राइट ऑफ यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ इटली नॉट इंडिया। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल। तो फिर क्या? फिर तो बड़ी परेशानी है। तो अच्छा, आप क्या मांग रहे थे? आप मांग रहे थे पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आए, लेकिन ये तो उससे भी 2 कदम आगे आ गया। SC ST, चाय बागान में काम करने वाले सबको निकाल दिया बाहर, बोले ये नहीं आएंगे, इसके दायरे में ये नहीं आएंगे, बस यही आएंगे। तो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बता, ठीक काम कर रही है सरकार की नहीं कर रही है? आप लोग वोट सही देते हो कि नहीं देते हो? अभी आपने देखा ना धर्मांतरण किस तरह से हो रहा है, इसलिए बहुत आवश्यक है ऐसे सारे कानून। वी नीड योगी जी एज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इज फास्टर देन मोदी जी। जितेंद्र कुमार जी। चलिए अब आगे आइए। आसाम में ये हुआ, हमने आपको परसों बताया था, और हमने कहा था बाकी सरकारों को भी उससे सुध लेनी चाहिए, बाकी देश के और राज्यों को भी उससे सबक लेना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर लाएगी योगी सरकार, 2 से अधिक बच्चे वालों की सुविधाओं में होगी कटौती। जनसंख्या नियंत्रण पर अब योगी सरकार, उत्तर प्रदेश भी कानून लाने जा रहा है, और 2 से अधिक बच्चे वाले जो हैं उनकी योजनाओं में उनको लाभ जो मिल रहा है उसमें कटौती की जाएगी। यूपी में 2 से अधिक बच्चे वालों की सुविधाओं में होगी कटौती, सरकारी योजनाओं का लाभ से किया जा सकता है वंचित। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। यूपी में 2 से ज़्यादा बच्चों के परिवार को नहीं मिलेंगी सरकारी सुविधाएं, गवर्नमेंट जॉब में भी होगी मुश्किल। जाने नया कानून आ गया, न्यू लॉ फॉर यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल। अब क्या करें भैया? अब तो छोड़ना पड़ेगा उत्तर प्रदेश, अब तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं चल पाएगा कि 6 बच्चे कर लिए, 6 बच्चों के नाम से राशन आ रहा है, 6 बच्चों के नाम से सब्सिडी आ रही, सब मज़े कर रहे हैं। वो तो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। तो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? आपका टैक्स का पैसा बच रहा है, ये ठीक लग रहा है कि नहीं? ये जारी रहने दें, ये सब कटिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए 2 से ज़्यादा बच्चे वालों की? अगर आप 6 बच्चे पैदा कर सकते हो तो पालो, सरकार के दम पे क्यों पालते हो? टैक्स पेयर के मनी पैसे पे क्यों पालते हो? बताओ भाई, ठीक है ना? तो जिसमें खुद में दम है वो पाले, उसको कोई मना थोड़ी कर रहा है।
सरकार के पैसे मत पालो, बस इतनी सी बात है। हमारे टैक्स के पैसे मत मानो। 6 नहीं 14 बच्चे। होगा सर, सब होगा। वोटिंग राइट्स पर भी आएगा, अभी समय लगेगा, धीरे धीरे होगा सब कुछ, है ना। फिर क्या, सब जगह कानून बन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इनको अभी भी गोदी में बैठा रहे हैं, और वो हैं अधिकारी। और ये जो अब आपके सामने फोटो है, बीचों बीच सड़क के नया फ्लाईओवर बन गया, ये रहा ऊपर सड़क, ये रही बीच सड़क पर ये बनी हुई मज़ार, ये है झांसी उत्तर प्रदेश की। भाई झांसी में किसका प्रशासन चल रहा है, कौन लोग हैं भैया, जरा कोई बताएगा। इस चक्कर में सड़क नहीं बन पाई साहब, यहाँ ये बीचों बीच रखी हुई मज़ार है। अभी यहाँ भी सड़क बननी है, यहाँ तक ये पूरी चौड़ी सड़क हो रही है, लेकिन ये बनी नहीं पा रही कि मज़ार बीच में। कौन अधिकारी हैं भाई ऐसे? डीएम और एसपी क्या कर रहे हैं? इनको हटा देना चाहिए अगर इनको काम करना नहीं आ रहा तो। अगर ये मज़ार नहीं हटा पा रहे तो इनको हटा दीजिए, सिंपल सी बात है। 2 से अधिक बच्चों में गरीब हिंदू आएंगे तो हिंदू का नुकसान होगा, इलेक्शन से पहले रिस्क है। ठीक है। अंकुर कौशिक जी, अली जी कहते हैं मुझे वोटिंग राइट ख़त्म कर देना चाहिए इस बिल। चल खैर, तो उस पर भी झूठ बोल दिया जाएगा, ये तो बहुत पुरानी है मज़ार, ये तो यहाँ बीच में है ही नहीं। क्योंकि झूठ बोलना पेशा है। कैसे झूठ बोलना पेशा है वो हम आपको दिखाते हैं। आइए, आज कोर्ट के अंदर क्या हुआ। कोर्ट के अंदर राना अयूब, एक राना बीबी करके हैं, उनके वकील ने बोला कि वो स्पाइनल सर्जरी उनकी हुई है, उन्हें बहुत पेन है स्पाइन में, इसलिए उनको 4 हफ्ते का समय दिया जाए और 4 हफ्ते तक उन्हें अरेस्ट ना किया जाए। उल्टे सीधे जो उन्होंने ट्वीट किए थे उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो उसके ऊपर FIR करी थी, उस पर कोर्ट ने आज प्रोटेक्शन दे दिया। बोले 4 हफ्तों का आपको समय मिल रहा है, आपको बेल लेनी है बेल ले लो। यदि इनको 4 हफ्तों के बीच में अरेस्ट करने जाते हो तो भाई 25,000 रुपये के बॉन्ड पर और 2 या उससे एक या उससे ज़्यादा श्योरिटीज़ पर छोड़ देना, जमानतदार पर छोड़ देना। ये कब की घटना है? ये आज की घटना है, आज कोर्ट में कहा। लेकिन राना बीबी 7 जून को कह चुकी है, व्हेन द सर्जन टेल्स यू द स्कैन्स आर क्लीन एंड यू आर गुड टू गो, द जॉय व्हेन यू हियर द स्पाइन इज इंटैक्ट। ये लो जी, 7 जून को तो ठीक हो चुकी हैं और बात कर रही हैं अभी की। लीजिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ग्रांट्स ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल टू राना अयूब फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज इन गाजियाबाद इंसिडेंट आफ्टर एडवोकेट आर्ग्यूड स्पाइन इंजरी। स्पाइन इंजरी की बात करी, आज बात करी 21 तारीख को। कोर्ट में झूठ बोला, असलियत ये रही, और असलियत 7/6 की है। कमाल है, बड़े कमाल के भाई। कोर्ट में कौन बैठा? कोर्ट को भी बना दिया, कोर्ट को भी। कमाल है। अब क्या, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि मुंबई हाई कोर्ट में या तो उसकी रिव्यू पिटीशन लगाई जाए, या सुप्रीम कोर्ट में जाके इनकी ये जो इनका ऑर्डर हुआ है इसको कैंसिल करा जाए। इनको अरेस्ट करके इनको बाकायदा जेल में डालना चाहिए, बहुत आवश्यक है। ऐसे झूठे लोगों को तो खास कर डालना चाहिए। योगी फॉर PM एंड हेमंता फॉर HM इन फ्यूचर डेडली कॉम्बिनेशन, सोनिया जी। तो खैर, हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया, झूठ बोलने की सज़ा आप समझ लीजिए, हाई कोर्ट सीधे जेल भेज देगा। तो क्या सिर्फ यही है जो झूठ बोल रहे हैं? और भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। एक आशुतोष शर्मा जी हैं, आशुतोष शर्मा, ये भाई साहब बहुत रिप्लाई करते, बार बार एक पर्टिकुलर कंपनी का ऐड करते रहे। आशुतोष कौन है ज़रा देख लीजिए, ऊपर आशुतोष शर्मा, नीचे आशुतोष खान 6। क्या बात है साहब, बड़ा गजब है साहब, गजब, कमाल है भैया। आशुतोष शर्मा में से आशुतोष खान निकल आया, कमाल है। ऐसा भी हो रहा है, ये हमारे भी पीछे पड़े हुए हैं। खैर, क्या बोलें साहब, समझ में नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए ऐसे लोगों का। खैर, तो दिन बुरे चल रहे, दादागिरी नहीं चल पा रही, कन्वर्जन नहीं चल पा रहा, कानून बन रहा पॉपुलेशन कंट्रोल का, और झूठ बोलना पड़ रहा कोर्ट में। और तो और उससे भी बुरे दिन ये चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर सोपोर में आतंक पर बड़ी चोट, लश्कर के टॉप आतंकी समेत 3 दहशतगर्द ढेर। आज रात को मम्मी फिर रोएगी, बहुत ज़ोर से रोएगी, चिल्ला चिल्ला कर रोएगी मम्मी।
ये कैसे हो गया, हाय हाय। बड़ा आफत है। सोपोर एनकाउंटर, जम्मू कश्मीर में सोपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, लश्कर कमांडर सहित 3 आतंकी ढेर। अब कैसे काम बनेगा? ऐसे मोदी जी ऐसे काम करोगे? ऐसे काम होगा क्या भैया? कोई बताए मुझे। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, टॉप लश्कर आतंकी मुदासिर पंडित समेत 3 ढेर। देखिए साहब, मुदासिर नाम है, आगे पंडित लिखा है। आप समझिए जरा क्या रेडिकलाइज किया गया है। तो ये कश्मीर की घटना। मतलब कहीं तो आप वैक्सीनेशन में नंबर 1 हो रहे हो, इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हो, फिर तमाम सारी और चीज़ें हो रही है, आप 64 बिलियन US$ लेकर आ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आतंकवादियों को भी कुछ नहीं करने दे रहे हो। कहाँ पहले क्या नज़ारा हुआ करता था? दिल्ली में बम फट रहे हैं, बताओ, एक भी बम नहीं फट रहा, इतने दिन हो गए, कोई आतंकी हमला नहीं हो पा रहा, पहले ही मार देते हो मोदी जी। आ गए भाई साहब, नाम लो और आ गए। तो भाई बड़ी आफत है, बड़ी मुश्किल है। कोई बेईमानी, चोरी चकारी कुछ नहीं हो पा रहा, क्या करें? अरे रे, बड़े दिन ख़राब चल रहे हैं, विरोधियों के दिन बहुत ख़राब है। मम्मी आज फिर रोएगी, मम्मी रोएगी, वहाँ तक तो ठीक है। इन भाई साहब से मिली, बहुत गुस्से में आज ये, और गुस्से में कहते हैं हर दिन झूठ बोलते हैं अमरिंदर सिंह, बस चुनाव के समय आती है मेरी याद। नवजोत सिंह सिद्धू कहते मैं कोई शो पीस का आइटम नहीं हूँ जिसे दिखाया और उसके बाद फिर उठाकर रख दिया शो के लिए, ऐसा नहीं चल पाएगा। भयंकर गुस्से में। तो क्या पंजाब में फूट पड़ने वाली है, क्या पता। मैं कोई शो पीस नहीं हूँ जिसे चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल किया जाए और फिर अलमारी में रख दिया जाए। नवजोत सिंह सिद्धू बगावती तेवर में आ गए भाई सिद्धू जी तो, लेकिन घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ताली ठोको ठोको करते रह जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कैप्टन अमरिंदर सिंह को। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, जरा मैं आपको याद दिला दूँ, पप्पू नाम भी नवजोत सिंह सिद्धू ने ही रखा था, पप्पू, ठीक है ना, अगर आपको याद आ जाए तो। चुनावी रैलियों में पप्पू पप्पू यही कहते थे। खैर कांग्रेसी हैं तो कुछ भी संभव है, और कांग्रेसी कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं ये देखिए, साहब केले बांटने गए, हॉस्पिटल में गए कांग्रेसी, केले बांट रहे हैं, फल बांट रहे हैं, बिस्किट बांट रहे हैं, वाह, फ़ोटो खींच रहे हैं। ये अंदर की फ़ोटो देखना, इस मरीज़ को देख लो, अच्छी तरह से पहचान लो। मरीज़ ले रहा है केले बेड के ऊपर बैठ के, आओ इस मरीज़ को दिखाएं। ये रहा मरीज़ पोस्टर पकड़ के बाहर खड़ा हुआ है, ये रहा। ग्रामीण रुग्णालय गढ़चांदूर, वहाँ की घटना है। गजब के मरीज़ यार, कैसे कैसे मरीज़ ढूंढ के लाते हैं। मरीज़ गजब, पोस्टर पकड़ के बाहर खड़ा है पप्पू भैया का, और ये रहा अंदर। मैंने अपने केले बिस्किट खुद ही लेके चले आए कम बखत। अरे बड़े ऊंचे चीज़ हैं यार, ये तो बड़े कमाल के लोग हैं यार। मतलब केले बिस्किट भी नहीं बांटने किसी को, वो भी खुद ही खुद आपस में बांट लिए। एक एक बिस्तर पे बैठा, एक एक ने ले लिया और पोस्ट कर दिया। कमाल है यार, कमाल के लोग हैं भैया, हद है। ऐसी गजब तो हमने कभी नहीं देखी। चलिए क्या बोले। अब आपके जो सामने, हमें नहीं पता हम आपको ये दिखा चुके कि नहीं, अब आपके जो सामने है ये चेस बोर्ड है, चेस जो आप खेलते हैं। देखिए कितना सुंदर चेस है, पत्थर पे बना हुआ है, 2400 BC का है। लोथल गुजरात से निकला है ये। 2400 साल पहले भारत के अंदर शतरंज खेली जाती थी। लोथल गुजरात से शतरंज का ये चेस बोर्ड निकला है, वो भी पत्थर का। कुछ लोग तो योग को भी बाहर का बता रहे थे। आज कुछ लोग थे, एक टुच्ची है मैडम, टुच्ची मैडम भी कुछ ऐसे ही बता रही थी, है ना। चलिए, ऐसा होता है जब अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं, तब ऐसे ही होता है, टुच्ची मैडम जैसा हाल हो जाता है। तो हमको संस्कार कैसे देने हैं? 2 तरह के संस्कार होते हैं। एक टिकटॉक पे आजकल लड़कियां वीडियो बनाती हैं, मतलब शॉर्ट वीडियोस, भैं करके कुछ भी उल्टा सीधा फूअड़। एक ये है, ये भी एक बच्ची है।
ये आपको सोचना है, आपके अपनी बच्ची को ऐसा बनाना है और टिकटॉक वाला बनाना है। ये आपको सोचना है। कॉपीराइट तो सर हमारे पास रोज़ ही आता है, रोज़ ठुकता है हमको कॉपीराइट, पर हम क्या करें, हम भी बेशरम लोग हैं। आपको दिखाने के लिए हमें सोचते नहीं टॉपिक कॉपीराइट आएगा कि नहीं। खैर बहरहाल ये आपको चुनना है, आपको क्या करना है। भविष्य आपका, आपका देश का आपके सामने है, इसलिए बहुत सोच समझ कर ज़रा सोचिएगा आप, हम क्या अपने बच्चों को दे रहे हैं। जैसे आज मैंने बोला कि पॉकेट मनी मत दो, पर पॉकेट मनी का गलत इस्तेमाल बिल्कुल मत करो। तो ये हमको सोचना है, हमको देखना है कि हम बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं, हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं। अगर सही गाइड करेंगे तो भारत अच्छा होगा, भविष्य में और भी अच्छा करेगा। तो मित्रों ये था आज का लाइव। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार जुड़े रहिएगा, लगातार जुड़े रहिएगा। यदि आपको हमारे लाइव पसंद आते हैं, हमारे वीडियो पसंद आते हैं, तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से फ़ीस देना ना भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। पेटीएम पर भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि भारत के बाहर है तो पेपाल सबसे ईजी मेथड है, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। ये पेमेंट तमाम सारे ऑप्शंस चैनल को सपोर्ट करने के, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही चैनल चलता है, कोई और किसी और चीज़ से नहीं चलता। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। कल फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।